वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो हम CAIB का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 24 डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर पर हमारी जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ट्रेजरी, एज दिस ट्रेजरी ऑफ अ बैंक मेक्स यूज ऑफ देम सो एज टू हेज देयर पोजीशंस। ठीक है, जो भी उनके डिफरेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या फिर लोन भी दिया हुआ है उसमें भी दे ट्राई टू मेक और create certain conditions where they have least amount of loss and maximum amount of profit. So that can be happening when you are already knowing about the थिंग दैट फ्यूचर में किस तरीके से आपको जो है चीज़ें करनी है। तो ट्रेजरी हेल्प्स यू इन मेकिंग सर्टेनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे ये हेल्प करता है, आप किस तरीके से कह सकते हो कि लॉस कम होता है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। डेरिवेटिव रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने किया है। तो यहाँ पे ट्रेजरी किस तरीके से इन डेरिवेटिव्स को यूज करता है उससे रिलेटेड डिस्कशन हम ज्यादा करेंगे, राइट। तो दिस चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स, दैट इज डेरिवेटिव्स एंड ट्रेजरी का रिलेशनशिप क्या है वो हम पहले देखेंगे। देन विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। देन फॉरवर्ड ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप्स रिलेटेड डिस्कशन एंड डेवलपमेंट्स किस तरीके से इंडियन मार्केट में वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेजरी, रिस्क मैनेज करने के लिए। ऑल्सो जो भी क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करते हुए ट्रेजरी ऑल्सो, द बैंक ऑल्सो इश्यूज द डेरिवेटिव समटाइम्स ट्रेड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ट्रेड यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में लेट से एक्सचेंज रिलेटेड है, ये जो है करेंसी एक्सचेंज रिलेटेड है, तो देर इज़ अ होल लॉट ऑफ रिस्क ऑफ द चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रिस्क यहाँ पे रहता है। तो ऑल ऑफ दैट कैन बी हेज्ड एंड द लॉस कैन बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स से रिलेटेड अगर हम देखें तो क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव्स बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट रुपी रिलेटेड नहीं है। क्योंकि इंडिया में जो डेरिवेटिव्स है, आरबीआई एक्चुअली नो, उसकी जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह हुआ है, दीज हैव डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का बहुत बड़ा रोल इसमें है। और इनके वजह से बेसिकली लाइक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स वगैरह की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह हुआ है। तो आरबीआई डज नॉट वांट्स टू टेक द रिस्क, सो थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से जो है प्रोसीड किया आरबीआई ने, एंड रुपी डेरिवेटिव्स को एक्चुअली थोड़ा टाइम लगाकर रिलीज किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, वी हैव ऑलरेडी सीन। अगेन वी कैन सी कि कंपनी शेयर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। शेयर्स पर आपको जो भी डिविडेंड मिल रहा है वो उसकी कंडीशन क्या है। तो डिविडेंड मिलेगा इफ द कंपनी इज गोइंग टू गेट अ प्रॉफिट, इफ द कंपनी इज गोइंग टू गेट अ प्रॉफिट दैट विल बी पास्ड ऑन, एंड आपके शेयर पे आपको डिविडेंड मिलेगा, पॉजिटिव जो है प्रॉफिट मिलेगा। इफ द कंपनी इज इनकरिंग अ लॉस, तो आपको भी इस पर्टिकुलर शेयर पे लॉस होगा। तो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर इज डिपेंडेंट अपॉन द कंपनीज प्रॉफिट और लॉस, है ना। तो वैल्यू इसका खुद का कुछ वैल्यू नहीं है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंपनीज प्रॉफिट और लॉस। ऑल्सो वट एवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज डन, दैट कैन बी नो इन्वेस्टमेंट या फिर वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, बट यू कैन इनकर कि बहुत हाई प्रॉफिट भी आपको हो सकता है। सेटलमेंट इसका फ्यूचर डेट पे होता है। ठीक है, ऑन जिस दिन आपने शेयर खरीदा, इमीडिएटली यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट, isn't it? प्राइस में चेंजेस ही हुए नहीं, you will not be getting any profit out of it, so you will wait, and future में let's say 2 months 3 months के बाद when the prices increase then you will be selling it. ठीक है, डेरिवेटिव की वैल्यू अगर हम देखें, as I told you, it is dependent, यहाँ पर शेयर की वैल्यू कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड कर रही है, यानी कि कुछ इसे हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो। तो अंडरलाइंग एसेट पे एक्चुअली डिपेंड करता है डेरिवेटिव का वैल्यू, विच कैन बी एन इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी प्राइस, कमोडिटी प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो सकता है, इंडेक्स ऑफ प्राइसेस हो सकता है, साथ के साथ क्रेडिट रेटिंग हो सकता है। इट कैन बी कमोडिटीज लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टोमेटो, पोटैटो, ये भी हो सकता है। मेटल्स हो सकते हैं, ऑयल एंड गैस हो सकता है, फॉरेक्स फॉरेन करेंसी हो सकता है, बॉन्ड, शेयर्स, स्टॉक इंडेक्स पे डिपेंड कर सकता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स पे डिपेंड कर सकता है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स, लोन्स हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, उन पे डिपेंड कर सकता है, ऑल्सो ऑन रेनफॉल और वेदर एंड एसी। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, लेट्स से मुझे गोल्ड बाय करना है, तो एक्सचेंजेस पे भी मिल जाता है एंड डायरेक्टली आप किसी और पर्सन से भी बाय कर सकते हैं।
तो डायरेक्टली जब आप बाय करते हैं दैट इज नोन एज ओवर द काउंटर, यू आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ द एक्सचेंजेस। लेट्स से मुझे शेयर्स बाय करने हैं, मेरे दोस्त की कंपनी है, तो डायरेक्टली आई विल बाय फ्रॉम हिम द शेयर्स, एक्सचेंज पे जाकर वो शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। ओवर द काउंटर इज डायरेक्टली फेस टू फेस जो है चीज़ों को करना, if not face to face also directly contacting the counterparty and getting the particular derivative। exchange traded is आप exchange stock exchange के ऊपर जा रहे हैं, NSE BSE उसके ऊपर जाके you are buying this, okay। अगर हम इंडिपेंडेंट एक्सचेंजेस की बात करें तो चिकागो जो यूरोपियन यूनियन है, MCX इंडिया में, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टॉक एक्सचेंजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट मर्ज्ड या एसोसिएटेड स्टॉक एक्सचेंजेस का एग्जांपल अगर हम लें तो SGX जो सिंगापुर में है एंड NSE जो इंडिया में है, दे हैव कोलैबोरेटेड ऑपरेशंस, ठीक है। अब ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड इन प्रोडक्ट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के बीच का? तो फर्स्ट वन इज द ओवर द काउंटर। यहाँ पर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर द काउंटर। आगे हम पढ़ेंगे कैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क करते हैं। वी हैव अंडरस्टूड अ लिटिल अर्लियर आल्सो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, किसी एक लेट्स से यू आर डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग अ पर्टिकुलर बैंक या डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी, आपको डॉलर्स चाहिए, लेट्स टेक द सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो आप फॉरेन में किसी एंटिटी से कांटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली उनसे डॉलर्स ले रहे हैं, बस दैट इज ओवर द काउंटर, नॉट यूजिंग द काउंटर ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंजेस को यूज ही नहीं करना ओवर द काउंटर। प्रोडक्ट्स लाइक फ्यूचर्स जो है ये खाली एक्सचेंज पर ही आपको देखने को मिलेंगे। फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं, सेम थिंग, यू वांट टू बाय डॉलर्स, बाय ओवर द स्टॉक एक्सचेंज, देन इट इज कॉल्ड फ्यूचर्स एंड ये एक्सचेंज ट्रेडेड है, यानी कि एक्सचेंज पर ही ये चीज आपको करने को मिलेगा। देन ओवर द काउंटर जो है कॉन्ट्रैक्ट डेट, अमाउंट, टर्म्स ये सारे फ्लेक्सिबल हैं एंड इट कैन बी एज पर द क्लाइंट, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वेरी किया जा सकता है, whoever is issuing this particular over the counter product। एंड स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स है स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट, अमाउंट, टर्म्स वगैरह जो है स्टैंडर्डाइज्ड रहेगा, स्लॉट्स रहेंगे, उनमें ही आपको यू हैव टू डू। प्राइस यहाँ पर कोट किया जाता है बैंक के द्वारा, whoever is issuing, which bank is issuing that particular ओवर द काउंटर प्रोडक्ट वही प्राइस को कोट करता है एंड क्लाइंट को किस तरीके का जो है कितना पर्टिकुलर क्लाइंट से मार्जिन लेना है। लेट्स से प्राइस इज 100 रुपीज़, मार्जिन आपका 10 रुपीज़ होगा, तो ये 10 रुपीज़ जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सेस हम कह सकते हैं लिया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बैंक। तो ये 10 रुपीज़ क्लाइंट के हिसाब से जो है ये डिसाइड किया जाता है बाय द बैंक। यहाँ पर अगर हम देखें एक्सचेंजेस पर है, सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है, तो प्राइसिंग जो है वो भी ट्रांसपेरेंट है, स्क्रीन बेस्ड ऑटो मैचिंग सिस्टम है। तो ये ऑटो मैचिंग सिस्टम यानी कि लेट्स से आई वांट $100, आई वांट टू बाय, समबडी सेलिंग $100, मैच देम, दैट इज ऑटो मैचिंग सिस्टम, ठीक है। वो किया जाता है ओवर द एक्सचेंजेस। और यहाँ पर जो भी मार्जिन है डेली बेसिस पे हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है इट विल बी कलेक्टिंग, ठीक है। काउंटर पार्टी रिस्क यहाँ पे होता है बिकॉज सामने वाला अगर आपको पैसे ना दे, लेट्स से यू आर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु इज इन US और आपने कहा 3 मंथ्स बाद मैं आपसे डॉलर्स लूंगा, ये आज रेट जो है हम फिक्स कर लेते हैं, बट 3 मंथ्स बाद ये इसने अपना आपका फ़ोन ही नहीं उठाया, तो क्या, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू दिस, तो आपको लॉस होना ही होना अगर मार्केट में रेट बढ़ गया है। तो यस, काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है बिकॉज एक्सचेंजेस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि दोनों काउंटर पार्टीज अच्छे से जो है अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है वो फुलफिल करें। एंड यहाँ पे डिलीवरी फिजिकल डिलीवरी मोस्टली होती है ओवर द काउंटर, यानी कि एक्चुअली इफ़ यू से डॉलर्स चाहिए तो डॉलर्स भेजे जाते हैं, इफ़ यू से इसका पेमेंट करना है तो पेमेंट भेजी जाती है, तो एक्चुअल डिलीवरी इज हैपनिंग। बट एक्सचेंजेस में ये नहीं होता, ठीक है। जो भी डिफरेंसेस है आपके वो पे कर दिए जाते हैं। लाइक डॉलर्स पर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो लेट्स से मार्केट में एक प्राइस है, आप दूसरे प्राइस पे ले रहे हैं, तो जो भी डिफरेंस है वो आपको पे कर दिया जाएगा, जो भी डिफरेंस बनता है वहाँ पर दैट विल बी पेड, दैट इज नोन एज सेटलमेंट बाय कैश। एक्चुअली डॉलर्स एंड ये जो है अगर आप स्पेकुलेशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, मोस्टली आप अगर कर रहे हैं ओवर द एक्सचेंजेस तो ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए। एक्चुअली जो है वो डॉलर्स आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्रॉफिट कमाने के लिए आप वहाँ पे पैसे डाल रहे हैं, तो प्रॉफिट जितना भी बनता है दैट विल बी गिवन टू यू, ठीक है। वो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ द करेंसीज नहीं होता, ये हेजिंग के लिए यूज होता है, यानी कि लॉस कम करने के लिए, ये प्रॉफिट कमाने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड जो है प्रॉफिट कमाने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। Now we will also be trying to understand the rest of the things, forward options, futures and swaps से related।
सबसे पहले ये चारों जो हैं, these are the four standard types of derivatives. We have discussed this earlier, and these derivatives actually help in reducing the loss and risk with respect to currency, interest rate, commodity. एंड ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जो भी ट्रेड कर रहे हैं करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में, ऑथराइज्ड बैंक्स जो इसमें है वो हैं। फ्यूचर्स मार्केट में अगर हम देखें, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट्स, बाकी लोग भी यहाँ पर जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन, स्वैप्स, ये सारे हमारे टाइप्स हैं ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर हम बात करें, लेट अस टेक एन एग्जांपल, रेट ऑफ करेंसी एक्सचेंज। लेट से आपको जो है डॉलर्स बाई करना है फ्यू मंथ्स लेटर, तो यू हैव डिसाइडेड कि $1 पे, हाँ 75 रुपीज़ इस तरीके से आई विल बी बाइंग, ठीक है, या फिर 80 रुपीज़ आई विल बी बाइंग इन दिस मैनर, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट आपने आज फिक्स कर दिया और यू हैव सेट कि लेट से 3 या 6 मंथ्स के बाद आई एम गोइंग टू बाय दिस डॉलर्स। ये आज आपने डिसाइड कर लिया एक्सचेंज रेट क्या होगा। देन ये जो एक्सचेंज रेट का बेसिस है दैट इज स्पॉट एक्सचेंज रेट प्लस इंटरेस्ट रेट्स। तो जनरली ये फॉरवर्ड रेट्स में वी हैव एन आइडिया कि जो भी ये रेट फिक्स किया जाता है दैट इज बेस्ड अपॉन द स्पॉट एक्सचेंज रेट, ठीक है। स्पॉट रेट यानी कि वी हैव सीन की 4 टाइप्स ऑफ डिलीवरी है। सेम डे होता है टी, तो इट इज कॉल्ड रेडी या कैश। T+1 होता है, इट इज कॉल्ड टुमारो टॉम एक्सचेंज। T+2 है तो दैट इज कॉल्ड अ स्पॉट एक्सचेंज। एंड T प्लस समथिंग लाइक 30 डेज या 3 मंथ्स ऐसा कुछ है, देन वी विल कॉल इट व्हाट, वी विल कॉल इट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्पॉट रेट जो भी है उस पर थोड़ा सा ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है जो भी है, एंड ऑन दैट बेसिस दिस फॉरवर्ड रेट इज डिसाइडेड, ठीक है। तो लेट से आज का रेट, आज जो है $1 के ऊपर 79 रुपीज़ है, तो ये स्पॉट रेट है, ठीक है। आज या 1-2 दिन में जो रेट है दैट इज दिस। अब इसमें व्हाट हैपेंस विथ दिस पर्टिकुलर थिंग, 79 जो है ये इंडियन करेंसी, और डॉलर के सामने इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होते रहता है। वैल्यू कम होने का मतलब है $1 के सामने जो नंबर ऑफ जो मनी है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो आफ्टर लेट से 3 मंथ्स ये 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये डेप्रिशिएट हो रहा है, द वैल्यू इज रिड्यूसिंग, ठीक है, डेप्रिशिएट हो रहा है तो 80 रुपीज़ हो जाएगा। अगर ये अप्रिशिएट होता यानी कि इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो $1 के सामने नंबर ऑफ रुपीज़ जो आपके हैं एक्सचेंज में दैट विल रिड्यूस, ठीक है, रुपी का वैल्यू अगर बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, अभी का स्पॉट रेट एंड करेंसी क्या हो रहा है, ये डेप्रिशिएट होगा अप्रिशिएट होगा, उसको दिमाग में रखते हुए वी ऐड या सब्ट्रैक्ट हियर द अमाउंट, ठीक है। तो लेट से डेप्रिशिएट होगा बिकॉज रुपी मोस्टली डेप्रिशिएट होता है, तो यहाँ पर वी विल बी एडिंग स्पॉट रेट प्लस 1 रुपी इस तरीके से, ठीक है। तो दैट इज द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट। देन सेटलमेंट इसका फ्यूचर डेट पे होगा लाइक 3 मंथ्स के बाद। लेट्स से दिस इज एन एक्सपोर्टर, ही सेज की फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेरा जो है एक्सपोर्टर है तो उसके पास डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं एंड ही हैज टू सेल इट। तो $1 पे 77 रुपीज़ इस तरीके से आई विल बी सेलिंग, ये इसने कह दिया। 3 मंथ्स बाद जो है डॉलर्स ये सेल करेंगे, तो 77। नाउ अगर हमारा मार्केट में जो रेट है दैट इज़ $1.75 आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद फॉरवर्ड रेट एक्चुअली यानी कि उस समय का स्पॉट रेट वो अगर हम देखें तो 75 रुपीज़। मार्केट में अगर वो डॉलर सेल करता तो 75 रुपीज़ मिलता, बट ये कॉन्ट्रैक्ट इसने कर रखा है तो 77 रुपीज़ पे ही इज एबल टू सेल। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट दैट ही इज गेटिंग ऑन ईच डॉलर, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट ईच डॉलर पे उसे मिल रहा है बिकॉज ही हैज डन दिस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स से द रेट जो है मार्केट में 79 हो गया, तो यहाँ इसने तो 77 का कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स यू हैव टू अबाइड बाई इट एंड बैकआउट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई ऑप्शन हो, तो बैकआउट नहीं कर सकते। व्हाट इज द लॉस दैट दिस एंटिटी इज गोइंग टू इनकर, 2 रुपीज़ का ईच जो डॉलर है उस पर लॉस होगा बिकॉज मार्केट में बेचता तो बेचारे को 79 मिलते, बट नाउ ही इज गेटिंग ओनली 77 बिकॉज ही हैज डन दिस कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ओनली। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंटिसिपेशन के बेसिस पर आपको देखना होगा वेदर इट इज गोइंग टू गिव अ प्रॉफिट और अ लॉस एंड यू हैव टू गो फॉर इट, ठीक है। तो इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग की जा रही है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू फीचर्स हियर। सेटलमेंट इसका डिलीवरी ऑफ करेंसी, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ करेंसी होता है, और अगर ये डिलीवरी नहीं हुआ अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो जाता है अगर सही से डिलीवरी नहीं हुआ, एंड एवरीथिंग विल बी कैंसिल। फॉरवर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, बैंक्स अलाउ कर सकते हैं डिलीवरी टू टेक प्लेस विद इन अ मंथ बिफोर एक्सपायरी। बिफोर एक्सपायरी भी ये किया जा सकता है, तो ऑप्शन यूज करके किया जा सकता है। बैंक कोड्स फॉरवर्ड प्रीमियम एप्लीकेबल फेवरेबल टू द बैंक और एडवर्स टू क्लाइंट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर प्रीमियम है तो ऐसे लेट्स से 3 मंथ्स का टाइम दिया है और फिर इसको पहले ही सेटल करना चाहते हैं आप, तो ऐसे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है बैंक लेता है मनी,
विच इज फेवरेबल टू द बैंक। अब फॉरवर्ड रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पॉट रेट प्लस जो भी होता है इसे हम स्प्रेड कहते हैं। तो ये जो स्प्रेड है इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स। ठीक है, दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। लाइक इंडिया में अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो 10 to 15% लोन्स पे इंटरेस्ट रेट होगा इंडिया में, बट फॉरेन में लेट्स से यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है दैट वुड बी अराउंड 4 to 6% ओनली। ठीक है, तो ऐसे में जिसका भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वो जनरली डिप्रिशिएट होता है एंड इसका वैल्यू कम होता है। दैट इज़ वाई $1 के सामने 75 रुपीज़ लेट्स से, दिस इज़ द वैल्यू। तो इंटरेस्ट रेट एक्चुअली यहाँ इंडिया का ज़्यादा है एंड इट कीप्स इंक्रीजिंग, तो दिस विल डिप्रिशिएट फॉर श्योर। ठीक है, ऐसा। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, प्रीमियम या डिस्काउंट यहाँ पे क्या देना है, करेंसी विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जो है डिस्काउंटेड रहता है, यानी कि ये डिप्रिशिएट होते रहता है, is always at a discount. Forward rupee at discount to dollar। ठीक है, फॉरवर्ड डॉलर इज प्रीमियम वर्सेस रुपी, तो ये डॉलर का वैल्यू हमेशा बढ़ते रहता है, रुपी का वैल्यू कम होता रहता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है ओवर द इंटरेस्ट रेट, जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उसका वैल्यू थोड़ा कम होते रहता है। इस तरीके से सारी चीज़ें। नाउ फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड, प्रीमियम और डिस्काउंट इज एग्जैक्टली जो है ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। लाइक अगर हम डॉलर और इसके सामने यूरो का एक्सचेंज अगर हम देखें, ठीक है, यूरो का एक्सचेंज देखें तो दैट विल बी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज के बीच का एक्सचेंज। तो ये आपका हम कह सकते हैं फॉरवर्ड या प्रीमियम डिफरेंस बिटवीन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द टोकन। इन दोनों के बीच में इंटरेस्ट रेट्स का जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है एंड इट इज़ वेरी मच क्लोज। ठीक है, रुपी के लिए ये क्योंकि ये फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है तो ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते कि हाँ वेरी क्लोज है एंड द वेरिएशन जो है वो कम रहेगा, दैट इज द थिंग। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया, हु इज एन एक्सपोर्टर, सो ही विल बी गेटिंग अ पेमेंट ऑफ डॉलर्स। ठीक है, डॉलर्स में पेमेंट आएगा विद अ बैंक एंड वांट्स टू कन्वर्ट हिज एक्सपोर्ट अर्निंग्स इनटू रुपीस, तो इसे डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में 3 मंथ्स के बाद ये एग्जीक्यूट होगा आफ्टर 3 मंथ्स। तो व्हाट ही हैज डन, अ मंथ 3 मंथ फॉरवर्ड सेल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया 77 रुपीज़ का। इफ़ द रुपी अप्रिशिएट 77 रुपीज़, यानी कि $1 इज इक्वल टू 77 रुपीज़, ऐसा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इफ़ द रुपी अप्रिशिएट्स मीन्स रुपी की वैल्यू बढ़ रही है। रुपी की वैल्यू बढ़ने का मतलब है $1 के सामने व्हाट इज़ द रुपी, लेट्स से 75 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका मार्केट प्राइस है, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया, इस पे $1 इज इक्वल टू 77 रुपीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मार्केट प्राइस आपका ये है, रुपी अप्रिशिएट हो गया तो मार्केट प्राइस ये है एंड आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो लेट्स से आप मार्केट में डॉलर्स बेचते हैं तो यू वुड ओनली गेट 75 रुपीज़, बट यू हैव डन द कॉन्ट्रैक्ट, सो नाउ यू विल बी गेटिंग 77 रुपीज़। सो आर यू मेकिंग अ लॉस, आर यू मेकिंग अ प्रॉफिट, नो इफेक्ट ऑन एक्सपोर्टर, लॉस प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। तो वेरी क्लियरली वी कैन से कि यहाँ पर क्योंकि मार्केट में 75 रुपीज़ है, यहाँ पे 77 रुपीज़ का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सो ही विल बी इन प्रॉफिट, इजंट इट, 2 रुपीज़ ईच जो डॉलर है उस पर उनको प्रॉफिट होना चाहिए यहाँ पे। तो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट आर द डेरिवेटिव्स एंड ट्रेजरी एंड डेरिवेटिव्स का रिलेशनशिप क्या है। ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव आल्सो सीन व्हाट आर फॉरवर्ड्स। ठीक है, तो इस थर्ड पार्ट में वी विल बी हैविंग अ लुक एट द नेक्स्ट थिंग दैट इज द फ्यूचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्यूचर्स जो है मोस्टली हमारे हम कह सकते हैं कि फ्यूचर्स आर ओवर द एक्सचेंजेस, ओवर द काउंटर नहीं है, ओवर द एक्सचेंजेस ये ट्रेड होते हैं एंड मेनी अ टाइम्स दे गिव अस वेरी गुड प्रॉफिट। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। हियर इज डेविड और इन्हें 3 मंथ्स के बाद जो है एक एक्सचेंज करना है, राइट। लेट्स से ही वांट्स टू डू सम एक्सचेंज। इनके पास ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है एंड यूएस डॉलर्स जो है ये एक्सचेंज करना है, राइट। तो नाउ ही विल बी मूविंग टू पर्टिकुलर जो स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज लंदन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सचेंज, वहाँ पर। ठीक है, और ये एक्सचेंज जो करना है इन्हें, इनसे रिलेटेड ये फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट को जो है बाय कर लेते हैं। वाई, बिकॉज ही थिंक्स कि फ्यूचर में जाकर, तो प्रेजेंटली तो 1.37 हमारा जो है एक्सचेंज रेट है, 1 GBP के ऊपर 1.37 US डॉलर्स है,
बट ही थिंक्स कि फ्यूचर में जाकर 3 मंथ्स के बाद 1 जीबीपी के ऊपर 1.40 जो है ये एक्सचेंज रेट हो जाएगा। प्रेजेंटली $1.37 है, बट फ्यूचर में 1.40 हो गया। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, सो एज टू बाय दिस जीबीपी को बाय करने के लिए ही हैज टू गिव मोर अमाउंट, ठीक है, ज़्यादा इनको जो है खर्च करना पड़ेगा। तो व्हाट ही विल से कि 1.37 जो यूएस डॉलर्स है दैट विल बी माई, ये जो है मेरा रेट रहेगा, एंड इस पर आई एम फिक्सिंग दिस पर्टिकुलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इज डूइंग इट ओवर द स्टॉक एक्सचेंज। वो ये कहते हैं कि 1 जीबीपी के सामने 1.37 यूएस डॉलर्स जो है दिस इज द रेट आई वांट टू गिव, बट मुझे डाउट है कि फ्यूचर में 1.40 हो जाएगा, सो आई विल गो फॉर अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब ये बैंक के साथ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करता है, ठीक है, बैंक के साथ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करता है, और बैंक का ये एंटिसिपेशन है कि 1 जीबीपी के ऊपर ये 1.34 यूएस डॉलर्स फ्यूचर में हो जाएगा, ओके, 1 जीबीपी के ऊपर। तो ऐसे में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 1 जीबीपी के ऊपर, ईच एंड एवरी जीबीपी के ऊपर अगर ये 1.34 है एंड वी हैव डन अ कॉन्ट्रैक्ट कि 1.37 पे जो है ये आपका बाइंग ऑफ ग्रेट ब्रिटिश पाउंड किया जाएगा, तो बैंक को प्रॉफिट होगा। अगर बैंक की बात सच निकलती है तो बैंक विल गेट द प्रॉफिट, इफ डेविड की बात सच निकलती है तो डेविड विल गेट द प्रॉफिट फ्रॉम द एफआरए। कैसे सर, कैसे ये चीज होगी, लेट अस हैव अ लुक, लेट अस टेक बोथ सिनेरियो, ठीक है। 1.37 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट लेट्स से मार्केट का जो रेट है 1 जीबीपी पे 1.40 हो गया। अब डेविड को जीबीपी खरीदना है, तो डेविड ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर रखा है, तो ही विल पे वॉट एवर एग्रीमेंट उसने करा है दैट ओनली ही विल पे, 1.37 ही पे करेंगे, बट जनरली मार्केट में प्राइस तो 1.40 का है। अब बाकी 0.03 कौन पे करेगा, बैंक विल पे, बिकॉज बैंक की बात गलत हो गई, बैंक हैज लॉस्ट दिस गैम्बल एंड इट्स जो भी इन्होंने कहा था 1 जीबीपी पे 1.34 हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। तो 1.37 इज पेड बाय डेविड, जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, रिमेनिंग इज पेड बाय द बैंक। सो डेविड्स जो लॉस हो सकता था, एंटिसिपेशन था इसका, दैट इज राइट कि इसको लॉस हो सकता है, एंड इसने जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लिया, जो फ्यूचर्स पे ही होता है ये भी, तो बिकॉज ऑफ दैट ही सेव्ड। नाउ लेट्स से 1 जीबीपी पे 1.34 डॉलर्स हो गया, ठीक है, हियर बैंक की बात सही होगी, डेविड की बात गलत हो गई, तो ऐसे में व्हाट विल डेविड डू, ठीक है, 1.34 हो गया, तो ये 1.34 देकर डेविड विल बाय द डॉलर्स, ठीक है, 1.34 देकर ही विल बी गेटिंग दिस थिंग, सॉरी ही विल बी बाइंग द जीबीपी, एंड रिमेनिंग इसने कहा था कि 1.37 डॉलर्स का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो बाकी 0.03 डॉलर्स जो बच रहे हैं दैट विल गो टू द बैंक, बिकॉज बैंक की बात यहाँ पे सच हो गई, बैंक हैज वन दिस गैम्बल, और 0.03 डॉलर्स जो है बैंक को जाएगा, बिकॉज डेविड ने तो प्रॉमिस किया 1.37 ही मैं पे करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो बैंक विल सी, ठीक है। तो डेविड 1.37 अपना दोनों केसेस में पे कर रहा है, हिज फ्यूचर जो सर्टेनिटी है यहाँ पर मिल रही है, उसकी वजह से रिस्क इज रिड्यूस्ड, इजंट इट, सो दैट इज व्हाट इज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में डिफरेंस क्या है, कोई भी फ्यूचर्स में डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती, इन दोनों के बीच की डायरेक्ट डीलिंग नहीं है, ये पूरा लंदन का ये जो एक्सचेंज है उसके ऊपर हो रहा है, एंड गारंटी करता है कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपलसरली परफॉर्म किया जाएगा, बिकॉज एक्सचेंज इज इंक्लूडेड हियर, इट टेक्स केयर कि ये दोनों काउंटर पार्टीज मुकरे ना, कॉन्ट्रैक्ट ईच डे सेटल किया जाता है, बिकॉज मार्क टू मार्केट जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं, 1.37 हो रहा है, 1.36 हो रहा है, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो ईच डे वो देखा जाता है, और जो भी लॉसेस है मार्जिन से रिकवर किया जाता है, यानी कि ये जो एक्सचेंज है ये थोड़ा सा कमीशन अपना लेता है फॉर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो कोई भी लॉस हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे ये वसूला जाता है। फ्यूचर्स बॉट एंड सोल्ड सेवरल टाइम ड्यूरिंग अ डे, जो है सेवरल टाइम्स बाय एंड सेल किया जाता है, एक बार फ्यूचर खरीद लिया दैट डजंट मीन कि ही विल कीप इट विद हिमसेल्फ, ही मे बी बाइंग एंड सेलिंग इट टू सेवरल पीपल। और इंडिया में अगर हम देखें यूएस डॉलर आईएनआर का जो एक्सचेंज है अगस्त 2008 से स्टार्ट हुआ है, क्रॉस करेंसी रुपी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको 2009 से देखने को मिल रहे हैं, एवरेज डेली टर्नओवर एनएसई बीएसई 2020-21 के अगर हम देखें तो 45,000 करोड़ तक है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में 1,801 करोड़ तक का है 2016-17 के आंकड़े।
रुपी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स मार्केट की बात करें तो 2003 से है और 2009 में रीलॉन्च किया गया है, और यहाँ पे बेसिस रिस्क होता है। ठीक है, व्हाट इज दिस बेसिस रिस्क? लेट्स से आपको 560700, ठीक है, 560,700 यूएस डॉलर्स को हेज करना है। इतने यूएस डॉलर्स पर जो आपका एक्सचेंज रिस्क है उसको रिड्यूस करना है। सो यू विल बी बाइंग दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली आपके डेजिग्नेटेड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स होता है इसका, यूएस डॉलर 1000 का होगा। तो ऐसे में इफ यू हैव टू बाय 561 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, तो आपका कितना प्राइस है, यू एक्चुअली हैव टू हेज ओनली दिस मच, बट आपका प्राइस जो बैठ रहा है दैट इज दिस मच। तो $300 तक आपका जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस आ रहा है। तो दैट डिफरेंस एक्चुअली क्रिएट्स द रिस्क। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा बाय कर लिया बट यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी टू बी प्रोटेक्टेड, दैट इज द थिंग। नाउ मूविंग अहेड, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स अगेन यहाँ पर हमने एक्सचेंज देखा, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट है ये, तो फॉरवर्ड रेट रिलेटेड ये है। इसी तरीके का अगर हम इंटरेस्ट रेट रिलेटेड करेंगे, लाइक एक बैंक है, बैंक से लोन लेना है, प्रेजेंटली 10% पे मिल रहा है, बट फ्यूचर में यू एंटिसिपेट कि 15% हो जाएगा, तो बैंक किसी और दूसरे बैंक के साथ आपने एक इंटरेस्ट रेट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो दैट बैंक इज सेइंग कि नहीं 7% हो जाएगा। ठीक है, तो एंटिसिपेशन जो भी जीत रहा है उसके हिसाब से ये परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो एक्सचेंज होता है, जस्ट लाइक इट हैपेंस इन दिस केस। सो दैट इज द थिंग। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स या लोन्स रिलेटेड ये किया जाता है। ट्रेजरी बिल अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स इसके होते हैं। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए होता है बिकॉज लेस देन 1 ईयर का इसका टेनोर होता है मोस्टली। ट्रेजरी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के इसके जो है टेनोर्स होते हैं। ट्रेजरी बिल रिस्क फ्री होता है बिकॉज मार्केट मूवमेंट से ये जो है ज़्यादातर मार्केट मूवमेंट्स से इसका बहुत खास इफेक्ट नहीं होता, और ये मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट्स हो रहे हैं ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंजेस देख के पता चलता है। रिस्क फ्री क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा है, एंड ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। अगर $100 का है तो ऐसे में ये डिस्काउंट 4% डिस्काउंट इस पे लेट से है, तो इट विल बी बॉट एट $96। ठीक है, $100 का जो चीज़ है वो $96 में बाय किया जाएगा। एंड इसके साथ फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा प्राइस में देखने को मिलता है, लाइक डे टू डे ये 96 आज है, टुमारो इट में भी 98 ऐसा। ट्रेडिंग ट्रेजरी बिल फ्यूचर्स की होती है यूएस ट्रेजरी बिल्स के जो इंटरेस्ट रेट्स है उसके बेसिस पर। यूरो डॉलर बॉन्ड्स अगर हैं तो अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स जो है उन पर उनका जो इंटरेस्ट रेट है इन बॉन्ड्स में वो सब अप्लाई होता है, और यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को सो एज टू हेज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क एज आई टोल्ड यू। ठीक है, तो लेट्स से यू वांट टू टेक अ लोन, ठीक है, आपको एसबीआई से लोन लेना है। आई हैव एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल प्रीवियसली ऑल्सो आई थिंक। तो एसबीआई से लोन लेना है, प्रेजेंटली 10% इंटरेस्ट रेट है, बट यू आर एंटिसिपेटिंग कि फ्यूचर में जो है 15% अगर हो गया, तो ऐसे में तो मुझे लॉस हो गया क्योंकि मुझे लोन 3 मंथ्स बाद लेना है। तो यू विल गो फॉर अ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर या इंटरेस्ट रेट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट विथ आईसीआईसीआई। कैसे है जो रहा है यहाँ पर, आईसीआईसीआई कह रहा है कि नहीं भाई 7% हो जाएगा फ्यूचर में, इस तरीके से। तो लेट्स सी हु विंस। तो लेट्स से फ्यूचर में दोनों हम केसेस देख लेते हैं। फ्यूचर में 15% हो गया, तो ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट आपका हुआ है, ये सॉरी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आपका हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 10% ओनली इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आईसीआईसीआई एग्रीड ऑल्सो। सो नाउ दिस पर्सन ए, लेट्स से समवन, ही हैज टू पे हाउ मच 15%, बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट रेट 15% हो गया। एसबीआई को तो 15% पे करना है 3 मंथ्स के बाद, बट ही सेड कि आई विल पे 10 ओनली। सो 10 इन्होंने पे कर दिया अपने तरफ से। हु विल पे द रिमेनिंग 5%? आईसीआईसीआई, बिकॉज इट लॉस्ट। ए ने कहा था 15% और आईसीआईसीआई लूज कर जाता है इस गैम्बल को, सो इट हैज टू पे द रिमेनिंग 5%। लाइक दिस एसबीआई को 15% जाता है। नो लेट्स से मार्केट में इंटरेस्ट रेट 7% है, तो ये लोन लेना है तो ये ए को एसबीआई को 7% खाली इंटरेस्ट रेट पे करने की ज़रूरत है, राइट। नाउ ही हैज़ डन द कॉन्ट्रैक्ट, वो 10% पे करेगा, तो ऐसे में बाकी 3% किसको पे करेगा? ही विल पे टू आईसीआईसीआई बिकॉज आईसीआईसीआई हैज़ वन द गैम्बल। ठीक है, रिमेनिंग 3% इज पेड हियर। सो इन दिस वे इफ हिज उसका जो थॉट प्रोसेस था कि 15% हो जाएगा, दैट इज बीइंग हेज्ड हियर।
ठीक है 15 हो गया, जनरल इंक्रीज ही होता है, तो इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली दैट इज बीइंग हेज्ड हियर बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ मूविंग टू टॉक अबाउट द ऑप्शंस। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, वी हैव डिस्कस स्लाइटली प्रीवियसली आल्सो। लेट्स से again taking the example of $1 के सामने if somebody has to buy the dollars future में, तो 75 रुपीज जो है प्रेजेंट नॉर्मल प्राइस है, तो आप क्या करोगे, $1 के सामने 76 रुपीज के प्राइस पर आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, लेट्स से 3 मंथ्स के बाद। नाउ आफ्टर 3 मंथ्स द सिचुएशन माइट बी डिफरेंट। लेट्स से $1 के सामने यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, बाय द डॉलर्स। तो फ्यूचर में लेट्स से ये चेंजेस आ गए, मार्केट में क्या हुआ, 75 रुपीज हो गया, बट आपने तो ये कॉन्ट्रैक्ट 76 रुपीज पे कर लिया कि मुझे 76 रुपीज पे आप जो है डॉलर्स सेल कर लेना। आपके लिए क्या बेटर है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ जाना या फिर टू कम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय इट फ्रॉम द मार्केट? ऑब्वियसली टू बाय इन द मार्केट इज बेटर। ओके, तो इन दैट केस व्हाट यू विल बी डूइंग, ये जो 76 रुपीज है इसके साथ ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ यू विल ऑल्सो बाय एन ऑप्शन। तो using the option you can come out of this thing, you may not exercise this particular contract and you can buy from the market, ठीक है, that is what is option। तो ऑप्शन दो तरह के हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल मीन्स कॉल एंड बाय, ठीक है, बाइंग रिलेटेड ऑप्शन है। पुट एंड सेल, ठीक है, सेलिंग रिलेटेड है। तो कॉल एंड बाय इट गिव्स द, जिसने भी ऑप्शन खरीदा है उसको एक राइट दे देता है दैट ही कैन बाय, राइट है, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। कोई चीज खरीदना, लाइक डॉलर्स खरीदना, उसका राइट मिल गया आपको। अगर मार्केट रेट से यहाँ पर जो है एक्चुअली बेटर रेट है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, तो ही विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, अदरवाइज ही विल नॉट। बट जब कॉल ऑप्शन होता है तो जिसने भी ये ऑप्शन सेल किया है ही हैज द ऑब्लिगेशन टू सेल डॉलर्स, ठीक है, सामने वाले का जिसने भी ऑप्शन सेल किया, जिससे आप डॉलर्स खरीद रहे हो, तो उसके पास ऑब्लिगेशन है कि अगर आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है और ऑप्शन है उसे एग्जीक्यूट किया, एक्सरसाइज किया, देन डेफिनेटली ही हैज टू सेल, ठीक है। पुट ऑप्शन क्या है, सेम थिंग इज रिलेटेड टू द सेलिंग, ठीक है, सेलिंग द एसेट, ठीक है, जो भी आप लेट्स से आपके पास डॉलर्स यू वांट टू सेल, देन पुट ऑप्शन कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। नाउ हियर वी हैव सीन दीज थिंग्स प्रीवियसली ऑल्सो। ऑप्शंस रिलेटेड की प्राइस जो हम पे करते हैं ऑप्शन बाय करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम। अमेरिकन यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन क्या है, जो भी 3 मंथ्स का अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो यू कैन यूज द ऑप्शन एट एनी टाइम, 1 मंथ के बाद भी आप जो है इस चीज को कर सकते हो, या फिर आपको बाहर निकलना है तो 1 मंथ के बाद भी डिसाइड कर सकते हो। यूरोपियन ऑप्शन इज व्हाट, एट द एंड ओनली यू कैन डिसाइड, ठीक है, एक्सपायरेशन डेट 3 मंथ्स के बाद ही आप उस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। तो इंडिया में ये प्रोहिबिटेड है, इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन यूज नहीं किया जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्राइक या एक्सरसाइज प्राइस, तो $1 के सामने मैंने कहा 76 रुपीज, सो दैट इज नोन एज अ स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, मार्केट सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है दैट इज नोन एज द स्ट्राइक प्राइस, एंड बायर चूज करता है इस चीज को। कॉल एंड पुट ऑप्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, व्हाट आर दिस। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स कि ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है, ऑप्शन प्रीमियम है, ये कैसे सेट किए जाते हैं। तो लेट अस से ये जो है ऑप्शन बायर है लंदन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर, एंड इस के यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि $1 के सामने 102 जो है JPY एज अ जापानीज येन होता है। तो जापानीज करेंसी जो है $1 के सामने कितना एक्सचेंज यहाँ पर हमें बैठ रहा है, तो वो चीज। तो ही वांट्स टू बाय दिस डॉलर्स, जापानीज करेंसी देकर ही वांट्स टू बाय दिस डॉलर्स, ठीक है। तो जिसने जो भी ये डॉलर्स सेल कर रहा है उसने ऑप्शन भी सेल कर दिया कि ठीक है ले लो। अब ये जो ऑप्शन है उसमें ये चीज किया गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट $1 JPY प्लस कॉल ऑप्शन जो है बाय करता है बिकॉज ही वांट्स टू बाय द डॉलर्स, ठीक है। 105 JPY पे ये किया हुआ है, ठीक है, 105 JPY दे के आई विल बी बाइंग, तो ही फॉर ईच डॉलर ही विल बी गिविंग 105 JPY टू दिस पर्टिकुलर एंटिटी एंड ही विल बी बाइंग द डॉलर्स, ठीक है। और ऑप्शन भी बाय कर लिया। तो लेट्स से मार्केट में जो ये स्टॉक एक्सचेंज उस पर इसने देखा कि $1 के सामने 102 JPY देना पड़ रहा है, सो मार्केट में कम पैसा देकर ही कैन बाय द डॉलर्स, बट ये कॉन्ट्रैक्ट में इसने तो 105 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट एक्सरसाइज हिज ऑप्शन और ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलकर ही विल बाय फ्रॉम द मार्केट।
ओके, सो दैट इज द थिंग. नाउ लेट अस सी अ फ्यू थिंग्स जहां से हमें ये समझ में आए कि हाउ दिस प्राइसिंग ऑफ द ऑप्शंस इज एक्चुअली फिक्स्ड. सो द फर्स्ट थिंग हियर इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस बेस्ड अपॉन हाउ द ऑप्शन या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली परफॉर्म्स. स्पॉट प्राइस एंड जो हमारा स्पॉट प्राइस इज नथिंग बट मार्केट में क्या प्राइस है. तो 102 JPY इज द प्राइस इन द मार्केट. दिस इज द स्ट्राइक प्राइस. $1 के सामने 105 JPY इज द स्ट्राइक प्राइस. तो स्ट्राइक प्राइस इज फिक्स्ड यहाँ पे, ठीक है, $1 के सामने 105 JPY. अब स्पॉट प्राइस में डिफरेंसेस आते हैं इन द मार्केट बेस्ड अपॉन दैट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे होते हैं. कॉल ऑप्शन रिलेटेड अगर हम देखें तो 3 टाइप्स है. तो लेट्स से मार्केट में आपका जो है प्राइस इज सेम 105 और ये भी 105. तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्शन इज नोन एज एट द मनी ऑप्शन. ठीक है, एट द मनी सेम है मार्केट रेट एंड आपका ऑप्शन सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है यानी कि स्पॉट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस आर एब्सोल्युटली सेम. तो ऐसे में तो कोई ऑप्शन खरीद के कोई खास फायदा नहीं है. तो एट द मनी ऑप्शन इसे कहा जाता है. नाउ लेट्स से इन द मार्केट द रेट इज 108 JPY बट आपका स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ पे बेटर है. ठीक है, आपने 105 में कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, बच गए, मार्केट में 108 था. तो अगर मार्केट से खरीदना पड़ता तो 108 में खरीदना पड़ता. तो दिस इज नोन एज इन द मनी. ठीक है, तो ऑप्शन एक्चुअली इज हेल्पिंग यू. ठीक है, इन द मनी. देन लेट्स से आपको मार्केट में 103 रुपीज़ में जो है ये मिल रहा है बट यू हैव गॉन फॉर अ 105 सॉरी नॉट रुपीज़ JPY. ठीक है, येन में 105 येन में आपको जो है ये आपने ये ऑप्शन किया. तो मार्केट का प्राइस तो बेटर है, स्पॉट प्राइस यानी कि बेटर है. तो जब भी स्पॉट प्राइस बेटर है मार्केट का दैट इज नोन एज आउट ऑफ मनी यानी कि ऑप्शन को एक्चुअली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर ऑप्शन जो है इसकी वजह से आप बच गए. अदरवाइज मार्केट में 103 है बट यू वुड बी पेइंग 105. सो यू आर सेव्ड बिकॉज ऑफ द ऑप्शन. तो आउट ऑफ मनी बेटर स्पॉट प्राइस जो है आपका बेटर है. तो आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्ट्राइक प्राइस पे नहीं खरीदेंगे. दैट इज द थिंग विथ कॉल ऑप्शंस. नाउ पुट ऑप्शन के लिए द सिनेरियो चेंजेस. 105 पे आपने जो है सेल करने का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब सेम प्राइस है तो इट इज नोन एज एट द मनी. इफ यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बेटर है 105 आप सेल कर रहे हैं डॉलर्स, तो जितना ज़्यादा आपको मिलेगा दैट वुड बी बेटर. तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है 103 JPY में आपको मार्केट में सेल करने को मिल रहा है बट यू हैव डन अ कॉन्ट्रैक्ट 105 JPY में. तो ऑब्वियसली दिस स्ट्राइक प्राइस इज बेटर देन द स्पॉट प्राइस, इजंट इट. स्ट्राइक प्राइस आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो बेटर है तो ऑब्वियसली विल गो विद द कॉन्ट्रैक्ट और ये मार्केट वाला आप यूज नहीं करेंगे. तो इन द मनी इसे कहा जाता है, स्ट्राइक प्राइस जहाँ भी बेटर है. राइट नाउ ऑप्शन का एक्चुअल यूसेज आपको यहाँ पे दिखता है कि आपको मार्केट में 108 JPY में मिल रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन ने आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ने बचा दिया, यहाँ पर ऑप्शन ने बचा दिया आपको. ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया 105 JPY मिलने का बट मार्केट में तो 108 मिल रहा है. तो दिस इज बेटर फॉर यू, इजंट इट. मार्केट स्पॉट प्राइस जो है वो बेटर है आपके लिए. तो ये स्पॉट प्राइस बेटर जब भी होता है दैट इज नोन एज द आउट ऑफ मनी. ठीक है, आउट ऑफ मनी ऑप्शन. तो ये पुट ऑप्शन रिलेटेड आपके वेरिएशंस है. राइट, आई होप दैट इज वेरी क्लियर. नाउ हाउ इज प्रीमियम या फिर प्राइसिंग ऑफ द ऑप्शन एक्चुअली डिसाइडेड. दिस इज डिसाइडेड बेस्ड अपॉन द 2 पैरामीटर्स. एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि डिफरेंस होता है बिटवीन द स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइस. ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है. तो लेट्स से एट द मनी है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है ना, 0 JPY डिफरेंस है. तो एट द मनी में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. एंड इन द मनी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है. ठीक है, एट द मनी एंड आउट ऑफ मनी में आपको जो है कोई ये पर्टिकुलर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो बेटर नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कर रखा है 105, तो ये आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा. दैट इज वाई इट इज नोन एज द आउट ऑफ मनी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका आउट ऑफ मनी हो गया, वेस्ट है. ऑप्शन था तो बच गए वरना तो नहीं बचते. तो यहाँ पर अगर हम देखें क्योंकि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, आउट ऑफ मनी जो ऑप्शन है वहाँ पर भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, आपको वापस से मार्केट से ही खरीदना पड़ा. ओके, तो दैट इज वाई वी सी की यहाँ पर जो है इंट्रिंसिक वैल्यू इन एट द मनी तो 0 ही है. आउट ऑफ मनी वाले में भी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी फायदा नहीं हुआ, यू हैव टू बाई फ्रॉम द मार्केट, देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, 0 होता है.
बट ओनली इन द मनी केस में, इन द मनी में क्या है, आप 105 रुपीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको हेल्प कर रहा है, 105 रुपीज़ में यू आर एबल टू सेल, बट मार्केट में 103, तो कितना डिफरेंस है, 3 JPY का यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी के लिए ही कैलकुलेट की जाती है। तो कॉल ऑप्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, क्या ज़्यादा है यहाँ पे, स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है, तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पुट ऑप्शन में इन द मनी में हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है, तो स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस इज द थिंग। ओके, along with that one more component is added that is known as the extrinsic value या time value। ठीक है, टाइम वैल्यू यानी कि फ्यूचर में जाके ये पर्टिकुलर ऑप्शन किस तरीके से वर्क करेगा, दैट थिंग। तो जनरली इन द मनी एंड आउट ऑफ मनी हमें अपना रंग जो है दिखा चुके हैं। देन एट द मनी जो है इसमें टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, क्या पोटेंशियल ऑप्शन का। एट द मनी अभी तो सेम है, लेकिन फ्यूचर में अगर चेंजेस आएंगे तो ऑप्शन हमें हेल्प कर सकता है, या फिर हमें जो है ऑब्वियसली ऑप्शन हेल्प्स यू ओनली, कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे या फिर नहीं करोगे, इट इज़ अप टू यू, सो ऑप्शन हेल्प्स यू। तो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा एट द मनी का होता है। नाउ लेट अस सी कैसे ये इंट्रिंसिक वैल्यू या टाइम वैल्यू एक्चुअली डिसाइड किया जाता है। ठीक है, करंट प्राइस ऑफ एनी स्टॉक, ठीक है, सम स्टॉक का प्राइस जो है 100 रुपीज़ है एंड 3 मंथ्स के बाद ये एक्सपायर होगा, राइट। अब एट द मनी कॉल ऑप्शन, ये स्टॉक आपने बाई किया तो स्ट्राइक प्राइस आपका 100 रुपीज़ है एंड ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पर जो है लेट्स से 10 रुपीज़ का है। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपीज़ का है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, जितना भी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है उसको आपको ऑप्शन प्रीमियम से सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू विल बी गेटिंग द टाइम वैल्यू। ठीक है, टाइम वैल्यू कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ एट द मनी है, हमने देखा था कि एट द मनी सेम प्राइस पे दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने पे यू आर गेटिंग नो इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपीज़ है तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, तो टाइम वैल्यू इज 10। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सी कि इन द मनी, इन द मनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यू विल सी द स्ट्राइक प्राइस इज 90 रुपीज़। ठीक है, इन द मनी में क्या हो रहा है आपका जो है मार्केट, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड ऑप्शन उतना खास आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो दैट इज द थिंग। तो ऑप्शन प्रीमियम आपका 10 रुपीज़ है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आपका यहाँ पर जो है डिफरेंस जो भी बन रहा है, तो 90 रुपीज़ आपका स्ट्राइक प्राइस है एंड दिस इज द प्राइस, द स्पॉट प्राइस जो कि प्राइस एक्चुअल प्राइस है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, 90 रुपीज़ स्ट्राइक प्राइस है आपका कि 90 रुपीज़ पे यूल बी बाइंग। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आपको क्या देखने को मिल रहा है, यू कैन वेरी क्लियरली से इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन द मनी में हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 10 रुपीज़ है 1900 का। टाइम वैल्यू क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, ऑप्शन प्रीमियम में से यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इट इज़ टाइम वैल्यू इज 0 इन द मनी में। एंड आउट ऑफ मनी में आपको देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन का प्राइस जो इंक्रीज हो गया, बिकॉज ये ऑप्शन आपको जो है एक्चुअली हेल्प कर रहा है इन द आउट ऑफ मनी केस। ठीक है, आउट ऑफ मनी केस में आपको ऑप्शन हेल्प कर रहा है, वरना तो आपको लॉस हो जाता। यहाँ पर आपने 105 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बट इन द मार्केट इट इज सोल्ड एट 108, तो आउट ऑफ मनी का स्ट्राइक प्राइस आपका जो है ज़्यादा होता है एंड 110 पर आपने इसे किया, एंड ऑप्शन प्रीमियम आपका जो है 5 रुपीज़ का है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वी कैन वेरी क्लियरली से कि 100 एंड 110 का जो डिफरेंस है दैट इज 10 रुपीज़ एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आपका यहाँ पर जो है इन दोनों का डिफरेंस होगा। बट जनरली जो आउट ऑफ मनी है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हम 0 ही रखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ मनी। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम वैल्यू विल बी 5 रुपीज़ हियर। ओके, सो दिस इज हाउ डिफरेंट थिंग्स हियर आर कैलकुलेटेड। ना मूविंग अहेड, ऑप्शंस में जो एक्सचेंज होता है वो नोशनल अमाउंट के बेसिस पर, तो हमने ये कहा कि ये जो है $1 के सामने 108, तो सम नोशनल अमाउंट लाइक $100 ये ले लिया जाता है। अब इसके बेसिस पर जो भी आपके एक्सचेंजेस हैं वो किए जाते हैं कि जो भी कम ज़्यादा हो रहा है उसको खाली एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली अमाउंट को एक्सचेंज नहीं किया जाता। ठीक है, वांट टू बाई डॉलर्स, बट जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, ईच डॉलर पे आपको इतना जो भी एक्स्ट्रा है दैट ओनली यू विल बी गेटिंग, यू वोंट बी गेटिंग एनी एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द $100। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द नोशनल अमाउंट एंड हाई लेवरेज होता है, बहुत हाई अमाउंट यहाँ पर होता है एंड उसके बेसिस पर आप जो है ये सारा बाइंग एंड सेलिंग जो है करते हैं, दैट इज द थिंग। एंड ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पर
जो भी ऑप्शन का प्राइस है अपफ्रंट आपको पे करना पड़ता है, एंड वोलेटिलिटी वगैरह पे डिपेंड करता है मार्केट के, एंड मैच्योरिटी, इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह पे। टाइप्स यहाँ पर अगर हम देखें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस आते हैं, लाइक करेंसी ऑप्शन, यूएस डॉलर, येन रिलेटेड करेंसी ऑप्शन, यूएस डॉलर, आईएनडी सॉरी आईएनआर रिलेटेड आपका जो है करेंसी ऑप्शंस होते हैं। तो इन दोनों का एक्सचेंज है, राइट। यू वांट टू बाय द यूएस डॉलर्स, देन यू विल बी बाइंग इट। तो कॉल ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर आपको मिलता है, राइट, इस तरीके से। पुट ऑप्शन ऑन द बिकॉज लेट्स से यू आर सेलिंग इट, तो कॉल ऑप्शन विद द जेपीवाई, इस तरीके से होता है अगर आपको सेल करना है करेंसी को। तो ये दोनों चीज़ें डिफर करती है। इफ़ यू वांट टू बाय यूएस डॉलर, आप एक तरह का ऑप्शन लेते हो, बाय करने पे कॉल लेते हैं। इफ यू वांट टू सेल यूएस डॉलर, यू विल बी बाइंग द पुट ऑप्शन। ऐसा करेंसी ऑप्शन मीन्स इट इज मेनली रिलेटेड टू द करेंसी एक्सचेंज। अब बॉन्ड ऑप्शन का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑप्शन इज ऑन द बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड रिलेटेड होता है। तो बॉन्ड को खरीदना है लेट्स से फ्यूचर में, या फिर सेल करना है, तो खरीदना है तो कॉल ऑप्शन होगा। यू वांट टू बाय आफ्टर 3 months सम बॉन्ड, तो कॉल ऑप्शन यू विल सेट अ प्राइस एंड देन यू विल बाय एट दैट प्राइस विच इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। पुट ऑप्शन यू विल बी सेटिंग अ प्राइस एंड यू विल बी सेलिंग इट, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन इज रिलेटेड टू इक्विटी। देन प्लेन वनीला ऑप्शन, जहां पर कोई भी आपके जो है बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं होते, दैट इज कॉल्ड द प्लेन वनीला ऑप्शन। बट एक्सोटिक्स जो है यहाँ पर काफी कंडीशंस होते हैं। जनरली हेजिंग के लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। कंडीशंस क्या है? ये ऑप्शन में आपको ये रहेगा कि लेट्स से कोई बॉन्ड है, ये 5 years का है, यू हैव बॉट इट, यू हैव टेकन एन ऑप्शन विद दिस, तो ऑप्शन गिव्स यू एन ऑप्शन की 3 years में आप ये बॉन्ड एग्जिट करके इसमें से जा सकते हैं। या फिर कोई स्टॉक है वो आपने खरीद रखा है, 3 years में यू कैन सेल इट एंड गो आउट। जनरली 5 years के लिए लिया हुआ है, ऐसा फिक्स्ड मेच्योरिटी है बट यू कैन कम आउट ऑफ इट। ऐसी चीज़ें होती हैं आपके ऑप्शंस के साथ। तो कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस्ड प्रीमियम बाय सैक्रिफाइसिंग सम अपसाइड बेनिफिट और एडिंग मार्केट रिस्क, ठीक है। तो कई बार जो इसका लाइक बॉन्ड वगैरह है उसमें इंटरेस्ट रेट आपके मार्केट इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड होते हैं, तो आपको इस तरह का बॉन्ड सेल कर दिया जाता है अलॉन्ग विद एन ऑप्शन। बट जनरली ये देखा जाता है कि ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत मार्केट रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो ऑप्शन का जो प्राइस है, प्रीमियम है, वो कम रखा जाता है, बिकॉज थोड़ा मार्केट रिस्क आप ले रहे हैं, चेंजेस प्राइस में वो आप बेयर कर रहे हैं, तो यू विल बी प्राइस्ड लेस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। जीरो कॉस्ट ऑप्शंस कोई भी प्रीमियम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, काफ़ी रिस्क आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। हायर रेट इफ मार्केट रेट राइज, मार्केट रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेट आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। और बियॉन्ड लेवल अगर हम देखें तो आपका हायर रेट होगा, इसे हम रेंज फॉरवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। मार्केट राइजेस बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड लेवल, तो हायर रेट आपको पेमेंट करना होगा ऑन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। या फिर ये ऑप्शन का जो प्रोटेक्शन है वो आपको लूज करना पड़ेगा जब द मार्केट मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मार्केट मूव कर जाता है तो आपको ऑप्शन का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ केसेस में दे सकते हैं प्रोटेक्शन, बहुत एक्सट्रीम केसेस में वी कैन नॉट गिव द प्रोटेक्शन थ्रू द ऑप्शन ना, तो दैट इज नोन एज बैरियर ऑप्शन। देन एम्बेडेड ऑप्शंस, लाइक आई टोल्ड यू 5 years का बॉन्ड है तो उसमें 3 years का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो कम आउट। प्रीपेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो कई बार देर आर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लोन्स वगैरह भी हैं, तो 1 year है तो 1 year के बाद ही आपको पेमेंट करना है, या फिर 1 year एग्जैक्टली टाइम पे, यू कैन नॉट प्री पे इट। बट एम्बेडेड ऑप्शंस में आपको मिलता है कि प्री पेमेंट कर दो, बॉन्ड्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर लो बीच में, यू कैन डू इट। ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन के बीच का डिफरेंस हम समझते हैं। एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्टेड रेट पर आप कर सकते हैं। लेट्स से आपने $1 20 रुपीज़ ऐसा कुछ, 80 रुपीज़ सॉरी, ऐसा कुछ किया है, तो ऑप्शन, तो यू हैव टू डू या फिर एग्जीक्यूट इट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस ओनली, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर बस राइट है ऑप्शंस में, यू डू नॉट हैव टू डू इट एट दिस प्राइस। मार्केट में आपको लेट्स से यू हैव टू बाय, तो मार्केट में आपको 75 रुपीज़ मिल रहा है, तो मार्केट से खरीद लो, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे खरीद लो, you can do anything, you have the right but no obligation in options. then fixed rate होता है, यहाँ पर रेट जो है मार्केट प्राइस चूज कर सकते हैं। कोई भी फीस खास नहीं होता फॉरवर्ड में, यहाँ पर प्रीमियम अपफ्रंट पेमेंट करना होता है, ऑप्शन का प्रीमियम। देन फॉरवर्ड प्रीमियम जो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स ऑफ द टू करेंसी पे बेस्ड होता है, एंड ऑप्शन प्रीमियम आपका मेनी फैक्टर्स पे, स्ट्राइक प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंड करता है। फॉरवर्ड रेट के कोई टाइप्स नहीं है, इसके वेरियस टाइप्स है, वी हैव सीन दिस ना, मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काउंटर पार्टी रिस्क इसमें होता है, एंड मार्केट रिस्क जो है ज़्यादा नहीं होता, मार्केट जब तक लिक्विड हो।
यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क होता है ऑप्शन राइटर को, एंड ऑप्शन बायर के पास कोई भी रिस्क नहीं होता, ठीक है। मार्केट रिस्क, प्लेन वनीला में मार्केट रिस्क नहीं है, बिकॉज इसमें कोई कंडीशंस नहीं होते हैं, दैट इज द थिंग। Now let us answer this question. Which of the following is consider the following features of an option derivative. ठीक है, these options are combinations of providing benefits of reduced premium by sacrificing some upside benefit. They are not suitable for hedging purposes. ठीक है, तो ये दोनों ही आपको जो है exotics में देखने को मिलते हैं, which is C, right? Then which of these is correct with respect to forward and future contracts? There is no direct dealing between buyer and seller, बट थ्रू एक्सचेंजेस इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, डायरेक्ट डीलिंग आपका नहीं होता है इन द फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर आपके जो है एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड है, सो देर इज नो डायरेक्ट डीलिंग। बट फॉरवर्ड्स में यू हैव अ डायरेक्ट डीलिंग, डायरेक्टली यू बाय, आई टोल्ड यू ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मार्क टू मार्केट डेली, यस, फ्यूचर्स आर बॉट एंड सोल्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो 2 and 3 is right. So we have discussed a lot of derivative products. Derivative and treasury क्या होता है, वो the counter exchange traded products क्या है, forward options, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। We are discussing about futures and the swaps, ठीक है। तो फाइनली स्वैप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, देन वी कैन वेरी क्लियरली से कि स्वैप्स एक्चुअली इन्वॉल्व द एक्सचेंज, ठीक है। नाम से हमें समझ में आ रहा है, इट इज जस्ट एन एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक स्ट्रीम ऑफ मनी या करेंसी, उसको एक्सचेंज करते हैं विद अनदर स्ट्रीम ऑफ मनी या करेंसी, ठीक है। दिस एक्सचेंज इज डन जनरली, ठीक है। तो कई सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे कैसे सर एक मनी और दूसरा भी मनी दे रहा है, क्या है ये, ठीक है। तो दैट वी विल सी। लेट्स से यहाँ पर 10 रुपीज़ दिया जा रहा है, यहाँ पे 20 रुपीज़ दिया जा रहा है। तो जनरली स्वैप्स में होता है कि इन दोनों का नेट निकाला जाता है। लेट्स से ए है, ये बी है, तो A to B what money is going, that is 10, B to A money is going, that is 20, इसका नेट निकाला जाता है। तो नेट क्या है, 10 रुपीज़ जाना फ्रॉम B to A, B हैज़ टू पे A 10 रुपीज़, तो ये नेट डिफरेंस आपका जो है निकल गया, दैट इज ओनली द एक्चुअल स्वैप दैट इज गोइंग टू हैपन हियर, ठीक है। स्वैप्स आर डन सो एज टू अर्न एंड समटाइम्स आप लूज भी करते हो इसमें, बेस्ड अपॉन व्हाट मनी एक्सचेंज इज गोइंग टू हैपन हियर। तो एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट फ्लो, शिफ्टिंग ऑफ बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन का बेसिस हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, दैट ऑल्सो वी विल सी। टाइप्स क्या है, फिक्स्ड रेट टू फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग टू फिक्स्ड रेट, ये चेंजेस किए जा सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अ टिपिकल स्वैप, ठीक है। स्वैप में क्या है, देयर आर 2 एंटिटीज, देयर इज दिस लेट्स से स्वैप बायर है डेविड, और ये बैंक है जो जिसने स्वैप सेलिंग की है। तो दोनों जो है लेट्स से 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के, या फिर लोन है, जो भी है, इसके इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड कैश फ्लोस इनको आ रहे हैं। लेट अस से दिस हियर इज डेविड, और ये जो है नॉर्मल कोई 5 ईयर्स का डिबेंचर है, उसके ऊपर 7% इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन इनको डाउट है कि ये जो 7% इंटरेस्ट है ये ड्रॉप कर जाएगा, सो ही वांट्स कि मुझे कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, ये इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ड्रॉप करने वाला है। तो देन ही आस्क्स द बैंक कि ये इंटरेस्ट रेट जो है एक्चुअली ड्रॉप कर जाएगा, सो आई नीड सम प्रोटेक्शन ऑन दिस। सो बैंक सेज कि एक्चुअली इंटरेस्ट इज गोइंग टू राइज, ठीक है। आपको ये गलत लगता है, तो जब भी ये डिफरेंस आता है स्वैप हम कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हम यहाँ पर क्योंकि ट्रेजरी बिल अगर आप देखो इसमें वेरिएशंस नहीं आ रहे, तो डिबेंचर्स जनरली किसी न किसी जो स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड होता है, बेंचमार्क से रिलेटेड। तो ट्रेजरी बिल इज़ वन ऑफ द बेंचमार्क, तो ट्रेजरी बिल का वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है एंड ये राइज हो रहा है, तो दैट इज़ वाई यू विल सी कि हमारा जो डिबेंचर है उसका भी इंटरेस्ट रेट राइज होगा, ऐसा करके ये बैंक वाला कहता है। तो ही विल से नो आई वॉन्ट टू स्वैप दिस, इसका इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रिड्यूस हो गया 7 से कम हो गया 6% तो मुझे तो लॉस हो जाएगा, तो मुझे कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए। सो ही गोज फॉर अ स्वैप विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो स्वैप क्या है, यहाँ पर ये बैंक जो है ये फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करेगा टू डेविड, एंड डेविड इज गोइंग टू पे जो भी इस पर इसको रिसीव हो रहा है, ठीक है। ट्रेजरी बिल प्लस 2% का इंटरेस्ट रेट जो है ये पे करेगा, बिकॉज डेविड एंटिसिपेट्स कि ये इंटरेस्ट रेट डिबेंचर का रिड्यूस होगा, यानी कि ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो वो एंटिसिपेट कर रहा है कि मुझे तो 7% मिल जाएगा, आई विल गेट 7% इंटरेस्ट कॉन्स्टेंटली, ये रिड्यूस हो या फिर ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो, मुझे जो पेमेंट करना है दैट विल बी वेरी लेस। प्रेजेंटली ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट रेट 5% है,
तो ये रिड्यूस हो जाएगा ट्रेजरी बिल एज वेल एज डिबेंचर, ये कह रहा है। तो ट्रेजरी बिल का अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा तो आई विल बी पेइंग लेस देन द 5%, तो ऐसा इसने सोचा। नोशनल अमाउंट फॉर कैलकुलेशन इज अराउंड 10 लाख रुपीज़। तो आई टोल्ड यू नोशनल अमाउंट एक्चुअली हमारा जो है एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, नोशनल अमाउंट एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पर जो भी डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स आ रहे हैं दैट ओनली इज एक्सचेंज्ड। नोशनल अमाउंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, क्योंकि 2% है यहाँ पे, तो 2% किस चीज़ का, नोशनल अमाउंट का 2% यू हैव टू कैलकुलेट एंड सी कि किसका अमाउंट ज़्यादा बन रहा है, कौन किसको क्या देगा। तो यहाँ पर क्या जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, बैंक विल पे डेविड 7% एंड डेविड विल पे बैंक ट्रेजरी बिल प्लस 2%। तो स्वैप इस पे हो गया। तो लेट से ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट रेट जो है 5% है, ठीक है। तो बैंक कितना पे करेगा, बैंक पे 7% टू डेविड, ठीक है। पेमेंट एक्चुअली नहीं करेगा बट इट इज ऑब्लाइज्ड, बट बैंक रिसीव्स हाउ मच, ट्रेजरी बिल प्लस 2%। तो ट्रेजरी बिल का तो 5% है, 5 + 2 7%। तो दोनों के अमाउंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी यहाँ पर स्वैप या एक्सचेंज नहीं होगा, बिकॉज अमाउंट्स में डिफरेंस ही नहीं है। क्या एक्सचेंज करेंगे, डिफरेंस एक्सचेंज करते हैं ना हमेशा स्वैप में, तो ये तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। लेट से द ट्रेजरी बिल का रेट जो है 6% हो गया, ठीक है, ट्रेजरी बिल का रेट 6% हो गया। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बैंक इज पेइंग 7% इंटरेस्ट रेट टू दिस डेविड, बट डेविड को कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट पे करना है टू द बैंक, ट्रेजरी बिल प्लस 2%। अब 6% हो गया तो 6 + 2 8% एक्चुअली ही हैज टू पे। इन दिस केस इफ सिंस द बैंक विंस, बिकॉज बैंक ने कहा कि राइज होगा तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब एक केस हो गया जहां पर लेट से डेविड विंस कि 5% से 4% पे आ जाएगा ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे में बैंक इज स्टिल पेइंग 7% फिक्स्ड इंटरेस्ट, बट डेविड इज पेइंग ओनली 4 + 2 6%। तो यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो डेविड को जो पे करना है दैट इज लेस, बैंक को पे करना ज़्यादा है। तो इस केस में हु विल बी गेटिंग द प्रॉफिट, डेविड विल गेट द प्रॉफिट। कितना परसेंटेज, 1%। इस केस में क्या था, बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज, 1%। सो डू यू सी व्हाट दिस स्वैप इज ऑल अबाउट। डिफरेंस जो कैश फ्लोस में आता है दैट इज एक्सचेंज एंड उसके बेसिस पे लोग कमाते हैं, दैट इज द थिंग। नाउ मूविंग अहेड, ये तो हो गया फ्लोटिंग टू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का एक एग्जांपल। अगर लेट से हमें यहाँ एक और इसी टाइप का फिक्स टू फ्लोटिंग हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इनका जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आ रहा था और इसको उन्होंने फ्लोटिंग में चेंज कर दिया, या फिर आपको फ्लोटिंग से फिक्स्ड में चेंज करना है, ठीक है। अपना जो भी इंटरेस्ट रेट पेमेंट है वो फ्लोटिंग से फिक्स्ड में चेंज करना है। तो ऐसे में व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है जहां पर दिस पर्टिकुलर डेविड इज गोइंग टू बी गेटिंग सम पेमेंट इन्होंने की है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिस पर इनको जो अल्टरनेट रेफरेंस रेट है SOFR। सो यू माइट बी हैविंग SOFR इज अ रेफरेंस रेट गिवन बाय द USA, ठीक है। ये जो है इंटरनेशनल अल्टरनेट रेफरेंस रेट है, तो इसको यूज़ किया जाता है। इनके किसी इन्वेस्टमेंट में इनको जो है लेट्स से सम SOFR पे ये चीज़ मिल रही है, और यहाँ बैंक को जो है 5% का इंटरेस्ट रेट बैंक को एक्चुअली चाहिए। तो यहाँ पर स्वैप इन्होंने कर लिया SOFR प्लस 1%, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इनको लग रहा है कि ड्रॉप हो जाएगा। SOFR पे इनका जो है इंस्ट्रूमेंट पे इन्हें मिल रहा है, बट ही से इसकी इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होगा, मुझे लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर वी विल बी गोइंग फॉर SOFR प्लस 1% दिस थिंग, ठीक है। SOFR अगर 4% है तो डेविड जो है पे करता है SOFR प्लस 1%। अगेन ये जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बैंक से लेता है, ठीक है। ही विल रिसीव फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 5% फ्रॉम द बैंक, इस पर ही ये बात हुई है। देन इफ द SOFR का रेट 5% हो जाता है, डेविड कितना पे कर रहा है यहाँ पे SOFR प्लस 1%, दैट इज 6% ही विल बी पेइंग एंड रिसीव करेगा 5% फ्रॉम द बैंक, ठीक है। सिमिलरली SOFR 3% हो जाएगा, तो क्या होगा 3 + 1 4% बैंक को देगा, बैंक इसको 5% देगा, ठीक है। ये चीज़, तो लेट्स से यहाँ पे डेविड ने बैंक होता, बैंक और डेविड अपने प्लेसेस स्वैप करते, तो इट वुड बी द इनवर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, बट यहाँ अगर बैंक होता एंड ये डेविड होता तो ऐसे केस में इट वुड बी इसका जो है ऑपोजिट होता,
ठीक है। तो दैट इज अ थिंग, फिक्स टू फ्लोटिंग, फ्लोटिंग टू फिक्स्ड जो है आप अपने जो भी कैश फ्लो से उनको हेज कर सकते हैं। नो व्हाट आर द बेंचमार्क रेट्स, यहाँ पर हमने एसओएफआर ये वो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे डिस्कस किए। तो इंडिया में ये स्वैप वगैरह किस बेंचमार्क रेट के बेसिस पे होता है और इंटरनेशनली किसके बेसिस पे होता है? इनिशियली लिबोर के बेसिस पे। लिबोर इज अ लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल रेट है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, बट अब नहीं यूज़ किया जाता बिकॉज लिबोर में मैनिपुलेशंस जो है देखे गए। तो people are moving to the new alternate reference rates and one of them is SOFR जो कि यूएसए के द्वारा सजेस्ट किया गया है। इंडिया में लिबोर के बेसिस पे माइबोर हमने निकाल दिया था, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि वी केम अप विथ माइबोर। माइबोर इज द ओवरनाइट मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ON माइबोर, ठीक है। ओवरनाइट बेसिस पर जो बाइंग सेलिंग होता है इंटरनेशनली विथ इंडिया इंक्लूडेड एज अ काउंटर पार्टी, तो माइबोर के बेसिस पे मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, तो ये लाइबोर के बेसिस पर ये सेट किया जाता था माइबोर, ठीक है। ये बेंचमार्क रेट है इंडियन रुपी मार्केट में, वन डे मनी मार्केट एंड ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्वैप्स में। तो ये सेट कौन करता है? डेली 9:50 AM NSE के द्वारा सेट किया जाता है। पोल सिस्टम के थ्रू बहुत सारे इनपुट्स आते हैं एंड उसका एवरेज निकाला जाता है एंड दिस माइबोर इज सेट बाय होम? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये रूटर स्क्रीन पर अवेलेबल होता है। देन पब्लिश इसे किया जाता है फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड FBIL के द्वारा। द मूविंग अहेड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि ये जो है हमने जो नोटिस किया, दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप ओनली बिकॉज फिक्स टू फ्लोटिंग, फ्लोटिंग टू फिक्स्ड हम करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है ये 90 डे ट्रेजरी बिल एंड कॉर्पोरेट जो कमर्शियल पेपर है उसका रेट इंडेक्स रिलेटेड, जो उसका इंटरेस्ट रेट है उससे रिलेटेड भी ये स्वैप्स किए जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, नॉर्मली ट्रेजरी बिल रेट यूज़ किया, SOFR रेट यूज़ किया। तो माइबोर दूसरा बेसिस हो गया या फिर ट्रेजरी बिल 90 डेज का दूसरा बेसिस हो गया, कमर्शियल पेपर रिलेटेड जो है तीसरा हमारा बेंचमार्क है। तो मार्केट प्रैक्टिसेस ये है कि FIMMDA के द्वारा जो भी सजेस्टेड है वो हम यूज़ करते हैं एज अ बेंचमार्क, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। एंड ऑल्सो माईफॉर करके एक रेट है, ठीक है। तो माईफॉर इज नथिंग बट फॉरवर्ड ऑफर्ड रेट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड, ये तो स्वैप्स रिलेटेड। तो 3 मंथ 6 मंथ्स डेली बेसिस पे ये अनाउंस होता है। अल्टरनेट रेफरेंस रेट एंड फॉरवर्ड प्रीमियम का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे रिलेटेड माईफॉर है। माईबोर डिस्कस कर ही रहे थे, वेल लेट अस डिस्कस माईफॉर ऑल्सो। ये फॉरेन करेंसी बोरिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सूटेबल है। बेंचमार्क इंडिया में परमिटेड है, RBI परमिट करती है इसको, इंटरबैंक डीलिंग्स से रिलेटेड। एंड कॉर्पोरेट्स जो है माईफॉर को यूज़ नहीं कर सकते, बैंक्स कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स नहीं, लाइक कंपनीज कैन नॉट यूज़ इट। देन देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वैप्स लाइक बेसिस स्वैप, जहां पर फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज होता है, ठीक है। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बाय किया है, इट हैज़ रेपो रेट प्लस 5% इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा है। आई हैव बॉट अनदर इंस्ट्रूमेंट जिस पर मुझे मिल रहा है लेट्स से SOFR प्लस 4%, ठीक है। तो दोनों ही फ्लोटिंग है यहाँ पे क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। तो ये दोनों अगर एक दूसरे का इंटरेस्ट रेट बेटर मानते हैं तो दे विल एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड द बेसिस स्वैप, ठीक है। इसके साथ क्वांटो स्वैप, क्वांटो स्वैप मीन्स यू आर इंटरेस्टेड कि किसी और कंट्री से जो है कोई स्वैप आपने किया किसी और कंट्री में, बट उसका जो नेट आपको मनी जो डिफरेंस है वो मनी आपको यहाँ इस पर्टिकुलर स्लाइड पर जो एग्जांपल हमने लिया था, इफ़ यू सी दिस रुपीस में आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी रुपीस में अमाउंट जो है आपको डिफरेंस अमाउंट मिल रहा है। बट लेट्स से इट इज़ सम फॉरेनर और उसको रुपीस में नहीं चाहिए इसका अमाउंट, ही वांट्स दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ दिस होम करेंसी जो है उसमें कन्वर्ट करके चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज रिस्क होता है, तो कन्वर्ट करके चाहिए। तो कन्वर्ट करने के बाद उन्हें ये मनी चाहिए। तो लेट्स से US में है कोई, तो ही वांट्स कि रुपीज़ जो भी प्रॉफिट हो रहा है दैट कन्वर्टेड इनटू डॉलर एंड देन सेंड इट टू मी। तो इंडिया में ही उससे जिसने भी ये स्वैप दिया ही विल कन्वर्ट इनटू डॉलर्स एंड सेंड इट टू हिम, ठीक है, बेस्ड अपॉन डिसाइडेड रेट्स। ये इंडिया में प्रोहिबिटेड है वैसे तो। कूपन स्वैप्स की अगर हम बात करें तो फ्लोटिंग रेट इन वन करेंसी, फिक्स रेट इन अनदर करेंसी एक्सचेंज जो हमने देखा। स्वैप्शंस आर स्वैप और इससे रिलेटेड ऑप्शंस, ठीक है। आपने स्वैप तो किया है, स्वैप इज अनदर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट ये मुझे सही नहीं लग रहा, आई एम गोइंग फॉर अ लॉस। तो आई विल से कि मुझे जब लॉस हो रहा है तो आई विल नॉट यूज दिस थिंग। तो एम्बेडेड इसमें जो है ऑप्शंस होते हैं, बिल्ट इन ऑप्शंस, तो दैट इज कॉल्ड द स्वैप्शंस। इंडियन रुपी मार्केट में ओनली प्लेन वेनिला टाइप के स्वैप्स को परमिट किया गया है, स्वैप्शंस विद स्वैप्स विद ऑप्शंस जो है वो परमिट नहीं किया गया है इन इंडिया, ठीक है। काउंटर पार्टी रिस्क अब इस इंटरेस्ट रेट स्वैप में हो सकता है,
ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क कैसे हो सकता है? बिकॉज जो भी काउंटर पार्टी रिस्क है वो नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स पर ही निर्भर करता है। लाइक इफ यू सी हियर, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, लेट्स से दिस केस, तो बैंक पे 7%, डेविड इज टू डेविड, एंड डेविड बैंक एक्चुअली रिसीव्स 8%। तो 1% जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, 1% ऑफ नोशनल अमाउंट, ये कितना है 10 लाख रुपीज़, तो ये कितना होगा 1 लाख रुपीज़ रेट से, ठीक है, ये तो 10% हो गया, तो 10,000 रुपीज़ लेट से 1%, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ का यहाँ पर जो है पेमेंट करना होगा किसको, डेविड को। डेविड हैज टू पे, क्योंकि बैंक को 8% रिसीव हो रहा है एंड डेविड 7%। व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज बीइंग रिसीव्ड हियर? बैंक विल रिसीव 1%, तो 1% कितना है 10,000 रुपीज़। तो ऑल्दो द नोशनल अमाउंट इज 10 लाख रुपीज़, इसका ओनली 1 या 2 या 3% जो है आपका डिफरेंस आता है, एंड वो जो अमाउंट है ये अगर पे नहीं किया जा रहा है बाय डेविड, देन ओनली देयर इज एन यहाँ पर जो है रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क है। डेविड को पे करना है ना 10,000 रुपीज़ टू दिस बैंक, बट इफ इज नॉट पेइंग देन बैंक के लिए ये रिस्की सिचुएशन है, काउंटर पार्टी रिस्क है। तो बैंक को एक्चुअली कैपिटल चार्ज मेंटेन करना पड़ता है। तो क्या पूरा नोशनल अमाउंट का सामने कैपिटल चार्ज मेंटेन करना है, बिकॉज स्वैप तो नोशनल अमाउंट पे हुआ है, एंड सिंस दिस अमाउंट इज नोशनल, आपको पूरा उसके सामने नहीं मेंटेन करना। ये आरबीआई ने थोड़ा परसेंटेज डिसाइड कर दिया है कि कितना अमाउंट के सामने यू हैव टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर कैपिटल चार्ज, ठीक है, कैपिटल आपको मेंटेन करना है बिकॉज देयर इज अ काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। तो दैट टेबल वी विल सी, एंड वी विल आल्सो सी वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैश फ्लोज आपके जो हो रहे हैं वो ओनली नेट कैश फ्लोस हो रहा है, डिफरेंस खाली कैश फ्लो हो रहा है, तो डिफरेंस रिलेटेड ही आपको कैपिटल चार्ज मेंटेन करना है। एंड इसके लिए क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है, जो कि नोशनल अमाउंट का एक परसेंटेज होते हैं। लाइक इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट है अप टू 1 ईयर एंड इंक्लूडिंग 1 ईयर, तो 0.5% तक का ही आपको जो है क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर, लाइक 10,000 रुपीज़ का आपका नोशनल अमाउंट है, तो इसमें 0.5% तक का ही यू हैव टू गो फॉर द पर्टिकुलर, लाइक 0.5% तक का, लाइक 50 रुपीज़ के सामने ही यू हैव टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ऐसा है। एंड सिमिलरली 1% तक होगा अगर 1 ईयर टू 5 ईयर्स तक का है। तो 10,000 में 1000 इज 10% एंड 100 इज 1%, ठीक है। तो 100 रुपीज़ जो है आपका कैपिटल चार्ज के लिए रिस्क अमाउंट आपका हो जाएगा। तो क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर में नोशनल अमाउंट पूरा के लिए आपको कैपिटल चार्ज मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बर्डन हो जाएगा बैंक को। नोशनल अमाउंट से रिलेटेड जो भी डिफरेंस आ रहा है ओनली वही है ना जो ट्रांसफर होगा मनी, तो डिफरेंस रिलेटेड ही आपको कैपिटल चार्ज मेंटेन करना है, ठीक है। अबव 5 ईयर्स है तो 3% है, एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गोल्ड का है तो 2%, 10%, 15%, ऐसा हमारा जो है एंटिसिपेटेड चार्जेस है, तो ये फिक्स किया गया है बाय द आरबीआई। लेट अस सी एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो लेट्स से एक इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट किया गया है, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर कितना है 2 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। 4% पर एनम एक्स ने कहा है, फिक्स रेट पेड बाय एक्स, एक्स जो है 4% पर एनम वाई को पे करेगा, एंड वाई पेड बाय वाई, वाई क्या पे करेगा, फ्लोटिंग रेट लिबोर प्लस 1% पे करेगा, इजंट इट, एक्स विल पे टू वाई 4% फिक्स रेट, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज है वो सेमी एनुअली 6 मंथ्स में होता है, बिकॉज हियर इट इज़ गिवन कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपके रीसेट पीरियड के बाद होते हैं। तो लेट्स से ये स्वैप 1 ईयर के लिए है लेकिन रीसेट पीरियड आपने 6 मंथ्स का रखा है, तो ये 6 मंथ्स के बाद यू विल बी एक्सचेंजिंग द कैश फ्लोस, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, तो सेमी एनुअली हो रहा है। अब इंटरेस्ट रेट मूवमेंट आपका किस तरीके से है, एट द स्टार्ट जो है लिबोर 3% है, बट 6 मंथ्स के बाद यू हैव सीन कि 4.5% हो गया, तो ये कितना पे करेगा, लिबोर प्लस 1, दैट इज 4.5 प्लस 1, दैट इज 5.5% हैज टू बी पेड बाय y to x, ठीक है। इसका नेट क्या है, ओनली 1.5%, इजंट इट, 1.5% इज द नेट। सो लेट्स सी कितना कैलकुलेशन अगर हम करें तो कितना नेट आ रहा है, और x to y कितना 4% बाई 2, बिकॉज इट इज एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट ना 4%, तो हाफ 6 मंथ्स के लिए तो हाफ करना है, तो 40,000 आ रहा है। y का कितना है 4.5% प्लस 1% बाई 2, तो वो कितना आ रहा है 55,000। तो डिफरेंस इसमें कितना है 15,000 का डिफरेंस, एंड 15,000 कौन किसको पे करेगा, ठीक है। y owes to x, y has to pay to x
बिकॉज लिबॉर प्लस 1 वाई ने प्रॉमिस किया है, तो इट हैज़ टू पे टू एक्स। अब अगर वाई जो है पेमेंट नहीं कर रहा है, दैट गिव्स राइज टू अ काउंटर पार्टी रिस्क, राइट। ये काउंटर पार्टी रिस्क आपका यहाँ पे आ जाता है, एंड दिस काउंटर पार्टी रिस्क इज एक्चुअली समथिंग जिसके सामने कितना, ओनली $15,000, नोशनल अमाउंट 2 मिलियन था, आपको ओनली $15,000 जो है उसके ऊपर काउंटर पार्टी रिस्क आ रहा है। तो दैट इज वाई $2 मिलियन पर पूरा कैपिटल मेंटेन करना, जहाँ भी रिस्क आ रहा है देयर कैपिटल यू हैव टू मेंटेन, वी हैव डिस्कस्ड। तो इस पर पूरा कैपिटल मेंटेन करना इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली सम परसेंटेज निकाला जाता है ऑफ द नोशनल कैपिटल। बिकॉज डिफरेंस कितना आएगा ये तो पता नहीं है, बट कुछ आइडिया लग सकता है, ठीक है। वो आइडिया लगाया जाता है बेस्ड अपॉन द परसेंटेज, जो कन्वर्शन फैक्टर है, क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर इसे हम कहते हैं। तो सम परसेंटेज ऑफ दिस नोशनल अमाउंट यू हैव टू मेंटेन। लेट्स से क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर यहाँ पे 0.5% है, तो 2 मिलियन के ऊपर 0.5% इज $10,000, इसके ऊपर ही यू हैव टू मेंटेन द कैपिटल, ठीक है। तो लेट्स से 10,000 एंड 15,000 इज ऑलमोस्ट नियर, तो ऑलमोस्ट कैपिटल आपने मेंटेन किया एंड यू हैव कवर्ड दिस थिंग। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। इफेक्टिवली कितना मनी के ऊपर यू हैव टू मेंटेन द कैपिटल एज अ बैंक ट्रेजरी, दैट इज समथिंग दैट इज टेकन केयर ऑफ अगर आप एक स्वैप एग्रीमेंट में जाते हो विद दिस पर्टिकुलर क्रेडिट कन्वर्शन फैक्टर। I hope that is clear. Now moving ahead, we can talk about the currency swap and forward rate agreement. तो यहाँ पर forward rate agreements की अगर हम बात करें तो ये similar है, we have already seen what is a forward rate agreement futures का जब हम discussion कर रहे थे, तो वहाँ पर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज ओनली सिंगल पेमेंट, ठीक है। आपने जो है SBI से लोन लेना है एंड यू हैव सॉरी ये जो है एक्सचेंज रिलेटेड है, तो यू हैव सेलेक्टेड $1 बाई करने के लिए सम एक्सचेंज सेलेक्ट किया आपने, इतना एक्सचेंज अमाउंट सॉरी ये जो है हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा, बट मार्केट में आपने देखा यू वांट टू बाई डॉलर्स, मार्केट में 72 हो चुका है, तो यू विल बी इनकरिंग लॉस। अगर मार्केट में ये जो है 78 है देन यू विल बी प्रॉफिटेबल बिकॉज 75 रुपीज़ में यू आर बाइंग द डॉलर्स, ठीक है। तो दैट इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इस तरीके से। तो ये जो है इंटरेस्ट पेबल फॉर अ फ्यूचर इज कमिटेड, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट स्वैप भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का होता है। तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट और इसमें डिफरेंस क्या है कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट सिंगल पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट रेट स्वैप तो आपका हर बार जब इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है उससे रिलेटेड यू हैव द इंटरेस्ट रेट स्वैप, ईच एंड एवरी इंटरेस्ट रेट को आप स्वैप करते हैं, दैट इज द थिंग। अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स एंड FRA के लिए क्या रेट्स है, ट्रेजरी यील्ड कर्व के बेसिस पर, रिस्क के बेसिस पर ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। देन स्वैप मार्केट लिक्विड हो जाता है, स्वैप वैल्यूएशन इज डन बेस्ड अपॉन दैट, ठीक है। तो जनरली ट्रेजरी यील्ड जो है कर्व, उसके बेसिस पर कौन सा इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पर होगा दैट इज बीइंग डिसाइडेड। बट अगर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट जो है स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट लिक्विड है, तो ये जो स्वैप मार्केट लिक्विड है तो स्वैप की वैल्यूएशन एंड इंटरेस्ट रेट्स एवरीथिंग विल बी बेस्ड अपॉन प्रीवियसली जो स्वैप्स हो चुके हैं। तो ये स्वैप ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड हो चुका है, स्वैप 1। अब स्वैप 10 आपको करना है, तो स्वैप 1 में क्या किया गया था वो देख के वो कॉपी करेंगे, इट इज जस्ट लाइक कॉपिंग कोड एंड डूइंग दिस जो पहले किया जाता था। अब नेक्स्ट थिंग इज करेंसी स्वैप, ठीक है। करेंसी स्वैप में क्या है, एक्सचेंज ऑफ कैश फ्लोस होता है जनरली, वी हैव स्पोकन अबाउट करेंसी स्वैप, डिटेल में हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर रखे हैं। तो करेंसी स्वैप में क्या होता है, लेट्स से एक कंपनी है और वो जो है उसकी सब्सिडियरी आपकी US में है, तो वहाँ पर लोन लेना है सब्सिडियरी को, तो इट विल कॉस्ट 6%, बट लोकल कंपनी को 4% कॉस्ट करेगा। इंडिया में आपको अगर लोन लेना है तो 12% पे मिल जाएगा, बट लेट्स से इनकी सब्सिडियरी इंडिया में तो 15%, तो दोनों की सब्सिडियरी है, इन दोनों को लोन चाहिए, हायर इंटरेस्ट रेट लग रहा है, तो यू विल से कि मेन कंपनी से आप दोनों लोन लेके सब हमारे रेस्पेक्टिव सब्सिडियरीज को वो लोन पास ऑन कर दो एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स हम पास ऑन कर देंगे, तो दैट विल गिव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड करेंसी स्वैप, ठीक है। या फिर जो एक्सचेंज हो रहा है इन मनी, दैट इज कॉल्ड द करेंसी स्वैप। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स है, प्रिंसिपल ओनली, कूपन ओनली। यहाँ पर ये हो सकता है कि सिर्फ प्रिंसिपल को हम एक्सचेंज कर रहे हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है, या फिर सिर्फ इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज कर रहे हैं तो कूपन ओनली होता है। और करेंसी मिसमैच यहाँ पर अगर हो रहा है, ग्रेट कोइंसिडेंस टू हैव बोथ काउंटर पार्टीज, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कोइंसिडेंस की रिक्वायरमेंट है कि दोनों काउंटर पार्टीज इस तरीके से हैं, या फिर करेंसी भी मैच कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत बड़ी चीज़ है कि ये दोनों मैचिंग ऐसे हो रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक बार्टर सिस्टम में आपका जो है
डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहा हो। बैंक्स ट्रेजरीज की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग रिलेटेड ये करते हैं। लेंडर बोरोअर फॉर इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज ये करते हैं, इंटरेस्ट रेट में डिफरेंसेस जो है उससे कमाने के लिए। ठीक है, इंडियन कंपनीज ये चीज़ रेस करते हैं, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन रिलेटेड रुपी लोन्स, कॉस्ट ऑफ लोन यहाँ पर जो है लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अ रेगुलर रुपी लोन से कम जो है उन्हें ये चीज़ें मिलती हैं। कोई आर्बिट्रेज नहीं होगा अगर करेंसी सेम है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन डिफरेंस नहीं होगा अगर सेम सिमिलर टाइप ऑफ करेंसीज लाइक यूरो एंड डॉलर आर वेरी फ्री करेंसीज, तो उसमें कोई खास आर्बिट्रेज आपको देखने को नहीं मिलता है। 3 वेरिएंट से प्रिंसिपल ओनली स्वैप, जहाँ पर ओनली आपको प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज कर रहे हैं आप। कूपन ओनली स्वैप, जहाँ पर ओनली इंटरेस्ट रेट जो है इंटरेस्ट रेट अमाउंट वही एक्सचेंज कर रहे हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट स्वैप, जहाँ पर दोनों ही चीज़ें आप एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, so that is the thing. Let us try to answer this question. Which among the following is correct with respect to overnight interbank offered rate? ON MIBOR से related है, तो ये मोस्टली OTC कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज अनाउंस डेली एट 9:50 बाय BSE नहीं NSE के द्वारा अनाउंस होता है ना, एंड ये जो है FBIL के द्वारा पब्लिश होता है। तो 2 इज नॉट करेक्ट, 1 and 3 ओनली, B विल बी द राइट आंसर। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग टिल हियर कि डेरिवेटिव्स एंड ट्रेजरी का क्या रिलेशनशिप है, OTC एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स क्या है, फॉरवर्ड ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड स्वैप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। द लास्ट थिंग इज डेवलपमेंट्स इन द इंडियन मार्केट्स एंड RBI का किस तरीके का जो है गाइडलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क एक्सपोजर, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एंड द फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड हमने डिस्कशन कर रखी है, राइट। तो वी हैव सीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन एंड इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो सबसे पहला हमारा जो है डिस्कशन का पॉइंट है। तो 1998 तक अगर हम ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की बात करें, बैंक्स ट्रेजरी प्रोडक्ट्स इंडिया में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ओनली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑन फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को खाली इंडिया में अलाउ किया गया था। एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड फ्यूचर जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, इनको 1999 में फर्स्ट अलाउ किया गया था RBI के द्वारा। इंडियन बैंक्स पे रेस्ट्रिक्शंस है कि वो सिर्फ प्लेन वनीला टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में, स्वैप्स अगर है तो विदाउट एनी कंडीशंस, दैट इज प्लेन वनीला टाइप में ही दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन पुट देयर मनी। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ऑफ बैंक्स जो है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को सिर्फ हेजिंग पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो भी कंपनी से दे कैन यूज़ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स ओनली फॉर रिड्यूसिंग द लॉस या रिस्क। बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स hedging as well as balance sheet management and also for earning some profit, उसके लिए स्वैप्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक्स को ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रेफरेंस, ज़्यादा हम कह सकते हैं कि राइट्स दिए गए बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स को। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या है, बैंक्स एंड काउंटर पार्टी को अगर इस तरह का स्वैप दे आर ओपनिंग देन दे हैव टू गो फॉर अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ISDA मास्टर एग्रीमेंट इन्हें जो है दोनों काउंटर पार्टीज के बीच में होना चाहिए। व्हाट इज ISDA? ये है इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। इसके द्वारा ही क्या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब बताया जाता है इस मास्टर एग्रीमेंट में। तो लेट्स से मैंने और बैंक ने जो है एक स्वैप से रिलेटेड एग्रीमेंट किया है, तो दे मस्ट ऑल्सो हैव दिस ISDA मास्टर एग्रीमेंट की क्या क्या उसके टर्म्स एंड ऑल हैं। ठीक है, और ये फिक्स्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस इसमें नहीं होंगे, राइट। तो अगर कुछ चेंज करना है तो क्या करना है, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ इंडिया में यूज़ करने के लिए क्लियर की गई है FIMMDA, FEDI एंड RBI के द्वारा, तीनों ने मिलकर कहा है कि यू कैन यूज़ दिस ISDA एग्रीमेंट थिंग इन इंडिया ऑल्सो। मास्टर एग्रीमेंट में ऑल ट्रांजैक्शंस जो है, और यहाँ पर कोई भी एक एक ट्रांजैक्शन वाइज जो है डिटेल्स, यानी कि माइन्यूट डिटेल्स मास्टर एग्रीमेंट में नहीं होंगे, बट या देयर विल बी डिटेल्स विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट विच आर नेसेसरी, राइट। ISDA मास्टर एग्रीमेंट में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है जनरली, एंड इससे रिलेटेड एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में चेंजेस करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई वेरिएशन हो रहा है, तो शेड्यूल एक्चुअली कीप्स चेंजिंग। ठीक है, ट्रेड कन्फर्मेशन, अब फाइनल एक जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो कि ईच ट्रेड को, लेट्स से नंबर ऑफ ट्रेड्स अब दो एंटिटीज के बीच में हो रहे हैं, ईच ट्रेड को कंफर्म करते हुए एक ट्रेड कन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सबसे हाईएस्ट जो है वेटेज मिलता है ट्रेड कन्फर्मेशन को, देन शेड्यूल में जो भी दिया हुआ है उसके बेसिस पे डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा, एंड वो जो है मास्टर एग्रीमेंट इज हैविंग द लीस्ट वेटेज।
ठीक है, सबसे लीस्ट वेटेज मास्टर एग्रीमेंट, मास्टर एग्रीमेंट में पहले नहीं जाएंगे, शेड्यूल एंड ट्रेड कंफर्मेशन के बेसिस पर फर्स्ट दे विल बी सेटलिंग द डिस्प्यूट। ठीक है, आरबीआई स्टेप्स क्या है यहाँ पर, डेरिवेटिव मार्केट को एंकरेज करने के लिए बैंक्स को अलाउ कर दिया इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में जो है अपने पैसे लगाने के लिए, हेजिंग एंड ट्रेडिंग दोनों पर्पसेस के लिए। बेंचमार्क यहाँ पर रेट जो है वो ऑन ये ओवरनाइट माइबोर या फिर माइफोर इन दोनों को यूज़ किया जा सकता है, ऐसा कहा गया इंटरबैंक डीलिंग्स के लिए। साथ के साथ एफबीआईएल जो है डिफरेंट डिफरेंट जो स्वैप्स वगैरह होते हैं उसमें कौन सा इंटरेस्ट रेट आपका बेस्ट यूज़ करना है, दैट इट हैज़ सेड, दैट इज मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर्ड रेट। ठीक है, ओवरनाइट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, क्योंकि एक्चुअली स्वैप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड स्पॉट मार्केट एक्सचेंजेस, तो फॉरवर्ड रेट जो है वही आपका स्वैप में भी यूज़ होगा, पहले हमने फॉरवर्ड में भी ये देखा था। एंड इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट है उसमें सम टर्म प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा सम इंटरेस्ट आप जोड़ देते हैं एंड यू आर ट्राइंग टू गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। लेट्स से 4% है माई फॉर और इसमें 2% ऐड कर लिया तो 6% बैंक का जो है प्रॉफिट हो जाएगा, तो दैट इज़ द थिंग। तो यूएसडी लाइबोर पहले हमारा जो है रेफरेंस रेट है, ऑब्वियसली माईफोर को सेट करने के लिए यूएसडी लाइबोर एंड सम इंटरेस्ट रेट, ये चीज़ों के साथ ये माईफोर जो है सेट किया जाता है। ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है इसे पब्लिश किया जाता है, लेट्स से इट इज़ 2.4682 इस तरीके का कुछ रेट आ रहा है, तो 2.46 एंड 8 ऐसा बाद में, तो 2.47 ऐसे लिखा जाएगा, ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक वी कम अप विद दिस एंड सीसीआईएल इसका कैलकुलेटिंग एजेंट है। सीसीआईएल इज द व्हाट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट ये पब्लिश किया जाता है यूएसडी आईएनआर रिलेटेड 4:15 PM को एंड माईफोर 5 PM को पब्लिश किया जाता है जनरली। ठीक है, यूएसडी आईएनआर रोलिंग फॉरवर्ड रेट्स, नॉर्मल फॉरवर्ड रेट्स जो है वो 4:15 PM को आते हैं, माईफोर 5 PM को, क्योंकि उस फॉरवर्ड रेट्स के बेसिस पे माईफोर सेट होता है। बैंक्स अंडर आईएसडी एग्रीमेंट जो है ड्यूअल ज्यूरिसडिक्शन है यहाँ पर, इंडिया प्लस कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पर दे हैव टू कम अप विद द डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग भी करनी है आरबीआई को, और ये क्लॉज जो है 2012 से ऐड किया गया है कि हाँ बैंक्स हैव टू रिपोर्ट ऑल इंटरबैंक ओटीसी एंड डिफरेंट कैटेगरी 1 जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है वो रिपोर्ट करेंगे सीसीआईएल के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड अपॉन FIMMDA, FEDI एंड PDAI विच इज़ द प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा एक एग्रीमेंट की गई है कि कैसे कैसे रिपोर्टिंग करनी है एंड उस तरीके से रिपोर्टिंग की जाएगी सीसीआईएल के ऊपर। ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, प्लेन वनीला करेंसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है परमिटेड हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी कि जो भी ऑप्शंस आपके हैं दोज हैव टू बी प्लेन वनीला, यानी कि कोई कंडीशनलिटीज उसमें नहीं होने चाहिए। ऑथराइज्ड डीलर 1 बैंक जो है इसे यूज़ कर सकते हैं एंड ये ट्रेडिंग एज वेल एज क्लियरिंग मेंबर्स के रूप में जो है इसको यूज़ किया जा सकता है एंड दिस थिंग कैन बी डन बाय द बैंक्स। जनरली क्या है, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है, यानी कि बैंक्स कैन ओनली एक्ट एज ट्रेडिंग एजेंट्स एंड इफ़ वी सी कॉर्पोरेट जो है स्वैप्स वगैरह में ओनली हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। बट यहाँ पे हेजिंग, ट्रेडिंग एज वेल एज बैंक्स कैन एक्ट एज द क्लियरिंग मेंबर्स। ठीक है, क्लियरिंग में भी बैंक्स एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं, तो ये चीज़ दी हुई है। बट बैंक्स की कुछ मिनिमम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, नेटवर्थ उनका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, 10% का CRAR वो मेंटेन कर रहे हो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, NPA उनका 3% से कम एंड लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट असेस किया जाएगा सो एज टू सी की वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। लेट्स से बैंक्स यहाँ पर एलिजिबल हैं तो बोर्ड अप्रूवल गाइडलाइंस होने चाहिए कि कैसे वो ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर्स बनेंगे यहाँ पे, एंड बैंक जो यहाँ पर इन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे हैं, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक से, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सारे जो हैं जनरली यहाँ पर इनके राइट्स थोड़े कम होते हैं बिकॉज इनको थोड़ा सेफ खेलना होता है, और लेट्स से ये वाले रिक्वायरमेंट जो है बैंक्स मीट नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में डेफिनेटली वी कैन से कि दे ऑल्सो हैव टू प्ले सेफ। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया, दे कैन पार्टिसिपेट इन द एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट ओनली एज द क्लाइंट्स। ठीक है, अपने बेनिफिट क्लाइंट्स की तरह क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली फॉर हेजिंग पर्पसेस दे विल बी पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, यू आर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, ओनली हेजिंग बेसिस पे यू हैव टू पार्टिसिपेट। एंड सिमिलरली अर्बन कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को सेफ
तो हेजिंग पर्पसेस के लिए खाली वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर भी इन स्वैप्स वगैरह को कर सकते हैं, जी हाँ, वो बुक कर सकते हैं, कैंसिल रीबुक उन चीज़ों को, स्वैप्स को बार बार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को कर सकते हैं, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को। साथ के साथ दे आर परमिटेड यहाँ पर टू बुक कॉन्ट्रैक्ट्स विद द बैंक ऑन डिक्लेरेशन बेसिस, यानी कि विदाउट एनी अंडरलाइंग, कोई भी अंडरलाइंग या फिर कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है अंडरलाइंग एसेट नहीं है, फिर भी दे कैन गो फॉर द पर्टिकुलर बुकिंग ऑफ द ऑप्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, हेजिंग पोजीशंस लेने के लिए उनका प्रीवियस 3 इयर्स का जो टर्नओवर है उसका एवरेज, या फिर प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है उनमें से जो भी हायर है उस को लिमिट के रूप में देखा जाता है, एंड उतना ही आप जो है पोजीशन को हेज कर सकते हैं, उतना ही आपका लिमिट है टू हेज द पर्टिकुलर कैश फ्लो। ठीक है, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बुक्ड टू हेज लोन्स, किसी लोन को हेज करने के लिए कि लोन का पेमेंट मुझे आएगा या नहीं, या फिर लोन का पेमेंट मैं कर पाऊंगा या नहीं, इस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसको अगर आपने कैंसिल एक बार कर दिया तो रीबुक नहीं करना है उसको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस मार्केट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस पर, अगर ये ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स की बात है तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बोर्ड ये जो है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स हो सकते हैं ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स, ऑन देयर ओन अकाउंट या फिर ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट ये ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर बनते हैं। और यहाँ पर भी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, 500 करोड़ रुपीस नेटवर्थ, 10% उनका CRAR, 3% NPA इससे कम होना चाहिए, लास्ट 3 इयर्स का इनका जो है नेट प्रॉफिट देखा जाएगा। तो बैंक्स जो ये रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर रहे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एक्सचेंज यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ओनली क्लाइंट्स की तरह एक्ट करेंगे, तो सेम थिंग्स यहाँ पर भी बताई गई हैं। बट एक और चीज़ बताई गई है कि ऑथराइज्ड डीलर जो बैंक्स है उनके लिए एक्चुअली द प्रूडेंशियल लिमिट्स आर स्लाइटली देयर विथ रेस्पेक्ट टू, दे हैव टू मेंटेन सम नेट ओपन पोजीशनिंग। ठीक है, अगर ये ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर बन रहे हैं और इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेडिंग एंड गेटिंग सम प्रॉफिट, ठीक है, तो इफ़ दे आर डूइंग दिस दे हैव टू सी कि बहुत ज़्यादा इनका जो इस चीज़ में ना जाए, बिकॉज बैंक्स आर मेंट फॉर डूइंग द बैंकिंग कोर एक्टिविटी ऑफ गेटिंग द डिपॉजिट एंड गिविंग एडवांसेस एंड लोन्स, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं जाना। तो देयर आर लिमिट्स कि कितना पोजीशन आपका है, कितना गैप आपका आ रहा है, उसके बेसिस पर ही यू कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, और ये सारे जो पोजीशंस है, सारे आपके जो मनी मूवमेंट्स है, ऑल ऑफ देम आर मार्क टू मार्केट, यानी कि मार्केट के वेरिएशंस के बेसिस पर कितना आपका जो है वेरिएशन हो रहा है ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेमेंट्स दैट आर कमिंग एंड गोइंग, उस चीज़ को देखा जाता है। एंड ये डेली बेसिस पे सारे जो फॉरवर्ड है, ऑप्शन है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इस पे डेली बेसिस पर देयर इज दिस मार्क टू मार्केट एक्सरसाइज डन। हेजिंग ट्रेडिंग पोजीशंस को हेज करने के लिए एज फ्रीक्वेंटली एज द अंडरलाइंग पोजीशन। ठीक है, तो भी जिस चीज़ को भी आपको हेज करना है तो उसका जो टाइम पीरियड है उसके वैसा ही आपका स्वैप भी हो सकता है, उसके हिसाब से आपका स्वैप रहेगा कि उतना अमाउंट ऑफ टाइम या उतना अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए यू कैन हेज दैट थिंग। RBI के गाइडलाइंस इसमें क्या है, 2007 एंड 2011 में लाए गए हैं, डेरिवेटिव्स का मिसयूज़ ना हो, इंडिया में कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा सिचुएशन इंडिया में ना क्रिएट हो और इंडिया से ना स्टार्ट हो। व्हाट आर द स्टिपुलेशंस, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ओनली टू कॉर्पोरेट्स, जो कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनीज कब यूज़ कर सकते हैं, ओनली अगर उनका रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्लियरली लेड आउट है। ठीक है, क्लियर उनका जो है पॉलिसी है विथ रेस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट, ओनली देन दे कैन गो फॉर यूजिंग दीज डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। और बैंक को देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जिसको जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट हु इज़ अ कॉर्पोरेट या कंपनी, उसका अप्रोप्रिएट, वो सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है इस तरह का प्रोडक्ट को यूज़ करने से रिलेटेड। और रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरबैंक डीलिंग्स रिलेटेड RBI के गाइडलाइंस क्या है, क्रॉस करेंसी, अगर फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड क्रॉस करेंसी ऑप्शंस वगैरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन्हीं पेयर्स में होना चाहिए, दैट इज़ यूरो USD, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड USD, USD जापानीज येन, EUR INR बेसिस है तो विथ यूरो GBP JPY एंड USD के साथ ही INR के पेयर्स बनने चाहिए। की फीचर्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स किस किस को, रेजिडेंट्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया है, क्रॉस करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट एनी अंडरलाइंग एक्सपोजर, लिमिट्स इस पर है। ठीक है, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट देयर आर सम लिमिट्स, एंड ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक ट्रेडिंग मेंबर्स यहाँ पर होंगे इन दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है, ऑल परमिटेड एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स, जो भी परमिटेड एक्सचेंज ट्रेडेड
currency derivatives, so सब में trading members will be these authorized dealer category bank and synthetic USD INR position. तो synthetic जो हमारे bonds and securitization ये चीज़ें हम देख चुके हैं, तो USD INR रिलेटेड है कोई ऐसे bonds and all, तो उसमें भी they can participate. ठीक है, इसके अलावा आरबीआई ने फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी 2016-17 में जो स्टेटमेंट दी थी उसमें अनाउंस किया था कि इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम. ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन स्पेसिफिकली 2016 में नोटिफिकेशन, 2017 से जो है इफेक्टिवली ये इंडिया में यूज़ करने लगे. एलिजिबल मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर कौन थे? तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस रिलेटेड अगर हम देखें तो जो बैंक से ओन बैलेंस शीट मैनेजमेंट के लिए, मार्केट मेकिंग के लिए दे कुड एक्चुअली पार्टिसिपेट हियर, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड भी पार्टिसिपेट कर सकते थे. इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस जो है एक्सचेंजेस जो कि सेबी के द्वारा ऑथराइज्ड है उन पर ये इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस वगैरह ट्रेड किए जा सकते हैं अलॉन्ग विद आरबीआई प्रायर परमिशन. एंड एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड है ये, एंड साथ के साथ ओवर द काउंटर भी आपको ये मिल सकते हैं, ये चीज़ कहा गया है. और ट्रांजैक्शन जो एलिजिबल एंटिटीज़ है यूरोपियन कॉल एंड पुट ऑप्शंस इंटरेस्ट रेट कैप्स वगैरह में कर सकते हैं. एंड कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या इंटरेस्ट रेट होगा? जस्ट लाइक वी हैव सीन अर्लियर, FIMMDA एंड उसके मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिसके साथ भी वो कंसल्ट करना चाहता है, लाइक फेडाई हो गया, PDAI हो गया, RBI हो गया, सबके साथ कंसल्ट करके जो भी लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे वो FIMMDA रिलीज करता है, राइट. Then finally we have seen the documentation things, and finally we have the FBIL, Financial Benchmark India Limited. ठीक है, इसको एस्टैब्लिश करने का पर्पस क्या है? FBIL में बेंचमार्क्स इज द मेन थिंग, कि बेंचमार्क्स को लेकर आना है कि डिफरेंट ट्रेड जो होते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट्स हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस जो बैंक से अपना स्प्रेड ऐड करते हैं, तो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स जो सेट किए जाते हैं, दीज आर द बेंचमार्क्स. इंटरेस्ट रेट ही नहीं, प्राइजेस एंड ऑल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है, लाइक FIMMDA, फेडाई का डिफरेंट थॉट्स है, उसके बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. तो FIMMDA, फेडाई एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर FBIL को लेकर आए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है कि किस पर कौन सा इंटरेस्ट रेट या फिर क्या बेंचमार्क, क्या स्टैंडर्ड यूज़ होना है, दैट इज़ रिजॉल्व्ड. ठीक है, एंड मेनली ये रिस्पॉन्सिबल है बेंचमार्क्स को लेकर आना, उनको रिव्यू करना, एंड बेंचमार्क्स फ्री फ्रॉम बायास हो, रोबस्ट डेटा एंड कंप्लायंट हो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस के. ठीक है, इसके ऑपरेशंस FBIL ओवरनाइट माइबोर को लेकर आता है. 2015 से ये यूज़ होने लगता है इन डिफरेंट थिंग्स, एज यू नो. ओवरनाइट माइबोर के बारे में हम देख चुके हैं कि ये डेली बेसिस पे एक्सेप्ट संडे, सैटरडेज, लोकल हॉलीडेज ये अनाउंस होता है, और कॉल मनी ट्रांजैक्शन के बेसिस पर 10:45 AM पे ये होता है. ऑब्टेन फ्रॉम NDS कॉल प्लेटफॉर्म, CCIL का जो प्लेटफॉर्म है, कॉल मनी ट्रांजैक्शंस के डेटा के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि कितना इंटरेस्ट रेट होगा. एंड यहाँ पर जो 10:45 इज द टाइमिंग. ऑल्सो अदर जो है बेंचमार्क रेट्स ये अनाउंस करता है, लाइक टर्म माइबोर फॉर 3 टेनोर्स, लाइक 14 डे, 1 मंथ, 3 मंथ्स के लिए अनाउंस करता है. ये तो ओवरनाइट हो गया. देन टर्म ऑल्सो 14 डे, 1 मंथ एंड 3 मंथ्स. देन फॉरेन करेंसी रुपी ऑप्शंस 5 टेनोर्स यहाँ पे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स. ऑल्सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रिलेटेड जो है क्या रेट्स वगैरह होंगे, ट्रेजरी बिल रिलेटेड क्या रेट्स होंगे डेली बेसिस पे, एक्सेप्ट सैटरडे, संडेज एंड पब्लिक हॉलिडेज, ये अनाउंस होता है. नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन. कंसीडर दैट देयर इज अ डिस्प्यूट दैट अराइज इन द ISDA मास्टर एग्रीमेंट बिटवीन काउंटर पार्टीज साइंड बिफोर गेटिंग इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द प्रेफरेंस टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए क्या प्रेफरेंस होगा, किसको रेफर किया जाएगा? ISDA एग्रीमेंट वुड बी प्रिफर्ड ओवर शेड्यूल. ठीक है, एक्चुअली शेड्यूल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है ना, तो शेड्यूल टू मार्केट एग्रीमेंट वुड बी प्रिफर्ड ओवर ISDA एग्रीमेंट. ठीक है, तो एक्चुअली B विल बी द राइट आंसर बिकॉज शेड्यूल हैज़ मोर प्रेफरेंस. शेड्यूल का ज़्यादा है ट्रेड कन्फर्मेशन, बट ट्रेड कन्फर्मेशन का उससे भी ज़्यादा है. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. ISDA एग्रीमेंट वुड बी प्रिफर्ड, नहीं ISDA नहीं, शेड्यूल ओवर द ISDA एग्रीमेंट वुड बी प्रिफर्ड. सो B विल बी द राइट आंसर. Let us solve this also. Which among the following statement is correct with respect to MIFOR, Mumbai Interbank Forward Offered Rate? ये कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग रोलिंग फॉरवर्ड प्रीमियम परसेंटेज एंड USD LIBOR. ये दोनों के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. अप टू हाउ मेनी 4 डेसिमल प्लेसेस. तो एक्चुअली वी हैव सीन 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये कैलकुलेट होता है ना. CCL कैलकुलेटिंग एजेंट है. जी हाँ, 1 and 3 ओनली. C विल बी द राइट आंसर हियर. थैंक यू.